हाँ जी, नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं प्रकाश मुदगल आप सभी का स्वागत करता हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक टेस्ट नंबर 3 में, जहां पर मेरे भाई द मैथ्स के बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ उनके द बेस्ट सॉल्यूशंस आप लोगों के बीच में आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर इन अ सर्टेन मैचेस इज 12.4 रन पर विकेट। भाई एक बॉलिंग एवरेज दे रखी है एक बंदे की, 12.4 रन पर विकेट है कुछ मैचेस के दौरान। अगले मैच में मेरे दोस्तों वो 5 विकेट लेगा 26 रन देकर। ओके, उसके कारण उसकी बॉलिंग एवरेज आज 12 रन पर विकेट हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो बताइए उसकी लास्ट इनिंग तक फाइंड द विकेट्स बताने मेरे भाई, विकेट्स क्या होंगे लास्ट इनिंग तक। कभी भी बॉलर वाला क्वेश्चन आ जाए ना एवरेज में, हमेशा उसको एलिगेशन से करना। देखो कैसे, पहले की एवरेज कितनी है उसकी 12.4 रन पर विकेट, ये पहले की एवरेज है मेरे भाई। अगले मैच में उसने 26 रन दिए और 5 विकेट ले लिए। तो कोई इंसान 26 रन देकर 5 विकेट ले रहा है, तो कितनी औसत है उसकी अगले मैच में, नेक्स्ट मैच में कितनी औसत है मेरे भाई। तो 5 पंजे 25, 5.2 रन पर विकेट, मतलब 5.2 रन देगा और 1 विकेट ले लेगा। तो नेक्स्ट मैच में उसकी विकेट आई 5.2 रन पर विकेट। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, इसके कारण पूरी मेरे भाई जो ये मैचेस हैं और मेरे भाई ये अगला मैच है, इसके कारण टोटल में मेरे भाई जो एवरेज बन गई वो उसकी 12 बन गई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। ठीक है, आपको बताना है मेरे दोस्तों लास्ट मैच तक उसके टोटल विकेट्स कितने हैं। तो मेरे दोस्तों एलिगेशन लगाओ पहले। 12.4 में से 12 जाएंगे तो 0.4, 12 में से 5.2 को काटोगे तो कितना आएगा 6.8। रेशो बनाओगे तो मेरे दोस्तों 17:1 आ गया। ये पता है आपको किसका रेशो आया है? विकेट्स का रेशो आया मेरे भाई, विकेट्स का। यहां पर हमेशा बेस वैल्यू का रेशो आता है, बेस वैल्यू का। ठीक है मेरे दोस्तों, जैसे बेस वैल्यू कैसे, उसकी एवरेज देखो कैसे बोला हुआ है 12.4 रन पर विकेट, पर विकेट 26 रन मेरे भाई उसकी एवरेज हो गई। अगले मैच में उसने 5 विकेट लिए, तो मेरे भाई जैसे आप बोलते हो 26 रन पर विकेट, पर विकेट का ही मतलब मेरे दोस्तों ये उसकी बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू। इस बेस वैल्यू का रेशो आ गया, विकेट्स का रेशो आ गया, यानी कि ये किसका रेशो आ गया, विकेट्स का। इस मैच में उसने 5 विकेट लिए हैं, 5। तो इस वाले में कितने लिए होंगे, एक की वैल्यू 5 है तो 17 की वैल्यू 85। तो टोटल विकेट्स आ गए 85 और 5 90 मेरे भाई। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी का बीच में फेंक के मारा था और मेरे दोस्तों ये क्लियर हुआ आपका सभी का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मेरे भाई बताने का प्रयास करिए फटाफट से। मैं आपको बता दूं ये वाला क्वेश्चन सीजीएल के 2023 का फेवरेट क्वेश्चन है मेरे भाई। इस टाइप का हर क्वेश्चन मेरे भाई हर शिफ्ट में था। बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है आपको मेरे भाई, लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर आपको बताया है सिद्धि अपने स्कूटर को 71,785 में बेचती है, जिसकी बदौलत उसको 1/3 मिलता है सेलिंग प्राइस का मेरे भाई, इन विच शी गॉट 1/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस मेरे दोस्त। ठीक है, मतलब ये उसने बोल दिया कि उसका जो प्रॉफिट है वो 1/3 है मेरे भाई सेलिंग प्राइस का। जो उसका प्रॉफिट हुआ है इतने रुपए पर एक आर्टिकल को बेचने पर, शब्दों को सुनो, शब्दों को मेरे भाई, इतने रुपए में एक सामान को बेचने पर उसका जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का 1/3 है, सेलिंग प्राइस का 1/3। आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। एक ही बात बोलता हूं मैं आप सभी को, आपका सीपी से एसपी का रेशो पता होना चाहिए आपको मेरे भाई, आपको सीपी से एसपी का रेशो पता होना चाहिए, बात खत्म मेरे भाई। तो उसका जो प्रॉफिट है वो 1/3 है सेलिंग प्राइस का। तो मैंने सेलिंग प्राइस को 3 मान लिया। क्यों? क्योंकि 3 का 1/3 करोगे तो 1 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब कोई सामान 3 रुपए में बिका है 1 के लाभ पर, तो कॉस्ट प्राइस कितना था 2। और हमेशा प्रॉफिट या लॉस की गणना मेरे भाई सीपी से की जाती है। तो 2 रुपए का सामान जब 3 में जाएगा तो 1 का लाभ होगा 2 पर, यानी मेरे भाई 50% का लाभ आएगा सीधा। इस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन मेरे भाई मैंने आपको अपने चैनल द प्रकाश मुदगल पर भर भर के करवा रखे हैं। जाकर मेरे भाई आप सारे के सारे ज्वाइन कर सकते हो द प्रकाश मुदगल चैनल। ठीक है, द बेस्ट 55 डेज सीरीज अगर किसी बच्चे ने कर ली यहाँ पे, मेरे भाई आग लगा देगा वो। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके बीच में समाप्त हुआ। तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, एलसीएम दिया हुआ है दो नंबर्स का 385 और उनका एचसीएफ है 7। तो बताइए अगर सम दो नंबर का 112 है तो डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस ना तो कभी ये आएगा ना ये आएगा। भैया जो एचसीएफ नाम का प्राणी है ना, ये एचसीएफ मेरे भाई, ये दोनों नंबरों के गुणा में भी होता है, दोनों नंबरों के जोड़ में भी होगा और दोनों नंबरों के अंतर में यानी कि डिफरेंस में भी होगा। यानी आंसर 7 का मल्टीपल जरूर आएगा। आप जहां से भी पढ़े होगे उन्होंने ये चीज आपको बताई होगी मेरे भाई। और एलसीएम कैसे बनता है, एलसीएम एलसीएम बनता है एचसीएफ गुणा में नंबर्स की रेशो, एचसीएफ गुणा में नंबर्स की रेशो जो कितनी है मेरे भाई 385। एचसीएफ का मान 7 है तो 7 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 7 55 पे कटेगा। तो यानी कि ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा करके कितना आता है 55, तो वो आपके दिमाग में आएंगे 11 × 5 या 5 × 11, आपकी मर्जी है मेरे भाई। ठीक है,
तो दोनों नंबरों के रेशो के बीच में अंतर कितने का आया है? आप बोलोगे गुरुजी 6 का, और इसमें एचसीएफ से गुणा करा दो, यही डिफरेंस आप लोगों के बीच में आ जाएगा, 42 आंसर आ गया, 6 7 जा 42। बोलो बात क्लियर मेरे भाई? ये एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन आपके बीच में समाप्त। अगर आपने अभी तक कोई बैच परचेज नहीं किया है तो हमारा दिल्ली पुलिस स्पेशल बैच है, और आज स्पेशली आप सबके लिए एक चीज बहुत बड़े रूप में मैं अनाउंस कर रहा हूं। देखिए, ये बैच 26 सितंबर को अनाउंस हुआ था। इसमें पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मेरी है, प्रकाश सर इसमें लाइव पढ़ा रहे हैं, बाकी सारे टीचर्स इस तरह से पढ़ाने लग रहे हैं, पूरी टीम है, कंप्लीट बैच है। चाहे आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हो, या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या ड्राइवर की तैयारी कर रहे हो, या एडब्ल्यू टीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। जहां इस बैच की फीस 999 रुपए थी, अब चूंकि इसमें बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं और वो सारी की सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगी, और मैंने अपनी पूरी बैच की रिकॉर्डिंग भी डाल दी, और इसके अलावा आप बाकी जो चीजें हैं वो आगे जो लाइव क्लासेस रहेंगी उनको लाइव भी देख सकते हैं। तो इस बैच की फीस घटा के मेरे बच्चे हमने कर दी है 399 रुपए अभी, क्योंकि समय कम बचा है, और आप पैसे की वजह से अपनी तैयारी में ना चूक जाएं तो तुरंत की तुरंत जाए और कैरेवल ऐप पर जाकर दिल्ली पुलिस का बैच परचेज करें। बैच में एनरोल करने के लिए आपको डाउनलोड करना है करियरविल की एप्लीकेशन। जैसे आप करियरविल की एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको होम पेज पे दिखेगा इस तरीके से। नीचे यहाँ पर चार चीज होगी, होम, बैच, डाउनलोड और हेल्प। आपको क्लिक करना बैच पर। बैच पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर माई बैच जो आपने बैच परचेज कर रखे होंगे, और यहाँ पर न्यू वाले सेक्शन में आपको सभी बैच दिख जाएंगे। जैसे अभी आपको एनरोल करना है दिल्ली पुलिस वाले बैच पे, तो इस पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये सारी चीजें दिख जाती है, और यहाँ पर नीचे लिखा होगा बाय नाउ। बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो इसकी फीस दिखती है आपको 399। तो इस तरीके से आप करियरविल की एप्लीकेशन पर दिल्ली पुलिस स्पेशल में एनरोल कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बताइए मेरे भाई, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगर हाइट का रेशो दिया हुआ है सिलेंडर का 2:3 और उनकी रेडियाई का रेशो 6:5 है, तो इनके वॉल्यूम का रेशो बताओ। आपको दो सिलेंडर हैं जिनकी हाइट और रेडियस का अनुपात दिया हुआ है मेरे भाई, तो इनके वॉल्यूम यानी आयतन का अनुपात पूछा है। तो आपने इनका वॉल्यूम पढ़ रखा है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? आप बोलोगे हाँ। तो मेरे भाई वॉल्यूम मान लो इसका R1H1, दूसरे का वॉल्यूम मान लो V2 पाई आर स्क्वायर H2। ये रेशो निकालना है मेरे भाई आपको। मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट बता सकता हूं, लेकिन कई बच्चों को पाई वाई के में दिक्कत करते हैं, तो इसीलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूं आपको। आइए, पाई, पहले वाला जो सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी है, 2, तो यानी 2 का स्क्वायर। पहले वाले रेडियस इसकी, सॉरी ये तो हाइट है ना, हाइट ये है मेरे भाई, पाई 6 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है पहले वाले की 2, दूसरे वाले की कितनी है पाई 5 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है मेरे भाई इसकी 3। ये आ गया इनके वॉल्यूम का अनुपात। काट लो मेरे दोस्तों, किससे कटे हैं ये, किससे कट रहा है, देखो 6 6 36 दूनी 72, और ये कितना आएगा 5 पंजे 25 या 75। 3 से काटोगे तो 24:25 आंसर आ जाएगा। 3 से काटोगे तो मेरे भाई 24:25। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन समाप्त। पांचवें क्वेश्चन पे आइए। एसआई का क्वेश्चन है मेरे भाई, दमदमाता आपकी स्क्रीन पर। बताइए, इंटरेस्ट बताना है 1680 रुपए पर। 1680 पेपर का फेवरेट नंबर है, याद रखना मेरे भाई। 168 जो पेपर का फेवरेट नंबर है, 24 सत्ते 168 होता है, और 14 गुणा 12 भी मेरे भाई 168 होता है। तो जो भी आपका इंटरेस्ट आने वाला है ना, जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इसी का मेरे भाई मल्टीपल आएगा, यानी 7 का मल्टीपल आएगा। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ओके, क्या बोला हुआ है, 1680 रुपए पर, 1680 रुपए पर 4.375% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज बताओ। 2 साल का साधारण ब्याज। देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जब कभी भी ये ऊट पटांग दिख रही है ना आपको वैल्यू, इसको 4.375 लिखा है, मैं इसको अपनी तरफ से 5 मान लेता हूं, 5%। ठीक है, अपनी तरफ से मैंने 5 मान लिया। अगर एक साल में रेट 5% है तो 2 साल में कितना आ जाएगा, 10%। तो 1680 का मेरे भाई आप 10% निकाल के देखो कितना आएगा, वो आएगा 168। यानी आपका आंसर 168 से कम आएगा, 168 से कम, 168 से कम आएगा, 168 से कम, इतना भी कम नहीं आएगा। ये रहा आंसर 147। खत्म मेरे भाई, 147 डायरेक्ट। ठीक है, और इसको मैं करने का तरीका बता देता हूं। दूसरा मेरे भाई क्या होगा, आपको पता है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, यही लगाऊंगा। 1680 रुपए की राशि है, ये आपको पता होना चाहिए। जो 0.375 होता है ना मेरे भाई, इसको 3/8 लिख सकते हो आप। 0.375 को कितना लिख सकते हो, 3/8। तो मेरे भाई ये लिखा हुआ है 4 सही 3/8, यानी 8 चौके 32 और 3 35/8, 35/8। आर की वैल्यू आ गई, टी है 2 साल, और मेरे भाई 100 से भाग दे देंगे, आपका आंसर 147 ही आएगा। करके देख लेना मेरे दोस्त।
ठीक है, करके देख लेने, हल्के में ना लेना मित्र, आग लगा देंगे बना के चित्र। चलिए मेरे दोस्तों, छठा क्वेश्चन आपके बीच में है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 30। 20 और 30 के बीच में क्या प्राइम नंबर आएंगे मेरे भाई? 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, तो 23 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 29 ही है सीधा बस। तो 841 में ये जोड़ना है मेरे भाई, कितना आएगा ये? 529 में 841 आप लोगों को जोड़ना है, तो लगभग 1300 के लगभग आंसर आएगा। ये रहा 800, 500, 1300, हाँ ये आ गया 1370। खत्म मेरे भाई, खत्म, आग लगेगी मार्केट में। छठा, सातवां बताइए भाई, बताइए लेंथ एक रेक्टेंगल की अगर 80% बढ़ा दी जाए और ब्रेड्थ 20 बढ़ा दी जाए तो एरिया बताओ। सक्सेसिव लगा दो, 80, 20, 100 और 116, आंसर खत्म। सक्सेसिव लगा दो मेरे भाई, 80 प्लस 20 प्लस 80 गुणा 20 बटे में 100। आप लोगों ने भली भांति मेरे दोस्तों पढ़ा होगा, ठीक है। तो 80 और 20 100, 100 में 8 दूनी 16 जोड़ना है, खत्म मेरे भाई। सातवां क्वेश्चन आप लोगों के बीच में क्लियर हो गया। आठवां बताइए, आठवां क्या है? कौन सी रेशो सबसे बड़ी है? कौन सी रेशो सबसे बड़ी? तो मेरे दोस्तों आप लोगों ने पढ़ रखा है ये। अगर परसेंटेज में किसी ने पढ़ा है तो कैसे करते हैं? देखो, सबसे बड़ी रेशो मैं बताऊं कौन सी है, ये रियान, सबसे बड़ी आंसर आएगा ये। आपको पता है 5/6 अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो 83.33 समथिंग परसेंटेज पढ़ते हैं इसको। इसको कितना पढ़ते हैं? 75% पढ़ते हैं। इसको 50%, और इसको कितना पढ़ते हैं? 87.5%। तो यही सबसे बड़ा है। बाकी आपको एक तरीका बता देता हूं, देखो ये है मेरे भाई प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी? अब 3/4, 1/2 और 7/8 और 5/6। देखो मेरी बात को सुनो, ये फ्रैक्शन मेरे भाई लेस देन 1 है। ये फ्रैक्शन क्या है मेरे दोस्तों? लेस देन 1। तो इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना डिफरेंस आ रहा है? 1, तो 3/1। इन दोनों का डिफरेंस 1/1। इसका डिफरेंस कितना है? 1, भाग दे दो उसी से, डिफरेंस से भाग दे दो 1। अब देखो कितना आएगा, ये 3, ये 1, ये 7, ये 5। कौन बड़ा है? ये। तो 7 वाला बड़ा है, ये 7/8 वाला बड़ा है, वो रहा। खत्म, खत्म मेरे भाई। नौवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दमदमाता बताने का प्रयास करिए। 15% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 29,750 रुपए में बिक गई। 15% की छूट दी और एक वॉशिंग मशीन इतने में बिक गई मेरे भाई। अगर उस पर डिस्काउंट ही ना दिया जाए तो उस पर 12% का लाभ होता, तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है? आइए मेरे भाई, अगर उस पर आपने 15% की छूट दिया तो आर्टिकल बिकेगा 85% में, और उस 85% की वैल्यू दे रखी है 29,750। उस 85% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 29,750। तो मेरे को ये बताओ 100% यानी मार्क प्राइस का मान कितना आएगा? ये मार्क प्राइस आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? अंकित मूल्य आ गया आपके पास। बोला डिस्काउंट ही नहीं देगा, तो भैया डिस्काउंट नहीं देगा तो मार्क प्राइस पर सामान बिकेगा। हाँ जी सर, तो इसको 12% का लाभ होगा। 12% का लाभ मतलब अब इतने में बेचना है सामान, इतने में, और ये मेरे भाई 12% के लाभ की वैल्यू है। यानी मेरे दोस्तों ये 112% का मान दिया हुआ है। तो आप इसको इतना क्यों घुमा रहे हो? डायरेक्ट इसके नीचे लिखो, डायरेक्ट इसके नीचे लिख दो 112। बात को सुनो, 85% का मान ये है, मार्क प्राइस निकल के आ गया, पूरा का पूरा मार्क प्राइस यहां से निकल के आ जाएगा। ये पूरी की पूरी वैल्यू 112% के बराबर आएगी, और यहां से आपको सीपी निकालना है, 100% का मान निकाल लीजिए, खींच के आंसर आएगा मेरे भाई, खींच के आंसर आएगा। मारिए क्या आंसर आ सकता है? परसेंटेज 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 परसेंटेज, 17 से काट लो, 17 पंजे 85, 17 से काटोगे 17 एकम 17, 17 सत्ते 119, 17 पंजे 85, ये आ गया। ठीक है, अब किससे कट रहा है? 7 से कट रहा है। 7 से कटेगा 16 पे, 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 250, 250 यानी 25 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। ठीक है, आइए मेरे दोस्तों, देखो ये 16 कैसे कटेगा? 4 चौके 16, 25 से कट गया, फिर 4 से काटोगे फिर 25 से कट गया, और 5 से काटोगे मेरे भाई ये 50 पे जाएगा। तो 25 इंटू 25, 625 की 5 में गुणा करोगे 31, 25, 0 आंसर है। 31, 25, 0 मेरे दोस्तों, ये आ गया आपके बीच आंसर 9वां समाप्त। चलिए 10वां क्या है? 10वां क्वेश्चन क्या है? एक मैन और एक वुमेन मेरे भाई किसी जॉब को 12 और 8 दिनों में करेंगे। कितने दिनों में 2 आदमी और 3 लुगाई इस काम को कर देंगे मेरे भाई? आपसे ये पूछा है, बोलो कितने दिनों में? नकली क्वेश्चन नहीं है मेरे दोस्तों। 12 दिनों में एक आदमी काम करता है और 8 दिनों में एक औरत काम करती है। तो आपको पता है इनका एलसीएम लेते हो आप इस तरीके से, तो ये 24 आ जाता है। 12 दूनी 24, 8 तिया 24। आदमी एक दिन में 2 काम करेगा, औरत एक दिन में 3 काम करेगी। ठीक है, तो यहां लिख दो, एक आदमी एक दिन में 2 करेगा तो 2 आदमी 2 दूनी 4 काम करेंगे। एक औरत एक दिन में 3 काम करेगी तो 2, 3 औरत कितना काम कर देंगी? 9। तो टोटल मिला के 13 काम करेंगे, 13 काम, और काम करवाना है 24। 24 काम को करवाना है, ये 13 काम करेंगे एक दिन में, तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा मेरे भाई? तो 24/13 आंसर आएगा। कौन सा है? 13 एकम 13, 1 से कटेगा, देखो 1 से ये कटेगा, बटे में 13 आएगा, ये काट लो। 13 एकम 13, 13 में 11 जोड़ना पड़ेगा, 1 सही 11/13 आंसर है, ये रहा।
एक सही 11/13। नकली क्वेश्चन है यार ये तो। 11वां क्वेश्चन बताइए, 11वां क्वेश्चन क्या होगा? अरे आग लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी वाला। चलिए, 20% की मेरे दोस्तों गेहूं में कमी के कारण एक हाउसवाइफ ने 4 किलो और गेहूं खरीद लिए 1200 रुपए में। तो बताओ रिड्यूस्ड प्राइस क्या है? रिड्यूस्ड प्राइस भैया 1200 रुपए पर, 1200 रुपए पर 20% की कमी आ गई, यानी इतने की कमी आ गई। 1200 पे 20% की कमी आई, जिसकी वजह से आज 4 किलो गेहूं और खरीदे गए। 1 किलो का दाम आ जाएगा सीधा भग के, परसेंटेज से 2 जीरो कट गई, 4 से काटोगे 5 पे, 12 पंजे 60, सीधा सीधा निकल के आ गया मेरे भाई, सीधा। टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। और कितने क्वेश्चन रह गए? 12वां। आइए भाई फटाफट से। एक टावर है मेरे भाई, 200 मीटर लंबा टावर है। एक टावर मेरे दोस्तों आपके पास 200 मीटर लंबा है, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 200 रूट 3 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। मेरे भाई ये पता है आपको, ये बोला हुआ है कि इसके फुट से 200 रूट 3 मीटर दूर आपके पास एक पॉइंट है, ये बना दिया। तो ये वाला एंगल बताओ कितना आएगा? क्या आपने ये पढ़ा है मेरे भाई जिंदगी में? आपने कभी ये जिंदगी में पढ़ा है? 90, 30, 60। 30 के सामने 1 होता है, 60 के आगे √3 होता है, और 90 के सामने 2। ठीक है, तो आप देखो यहां इसको अगर रेशो बनाओगे तो 200 से 200 कट जाएगा, ये बन गया 1 और ये बन गया √3। √3 आता है मेरे भाई 60 डिग्री के आगे, ये 90 ही पाएगा क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, क्योंकि खड़ा है। तो ये बच गया मेरे भाई 30, यानी थीटा 30 डिग्री का होगा, बात खत्म। थीटा 30 डिग्री का होगा मेरे भाई, बात खत्म। ठीक है, 12वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। 13वें पे आ जाते हैं एक बारी। क्या बोल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए मेरे भाई 2000 रुपए की राशि पर 10% के हिसाब से 2.5 साल में। तो 2000 रुपए की राशि पर 2.5 साल के अंदर बताना है, 2.5 साल में। तो मेरे भाई यहां पर 10% रेट लगेगा, यहां पर 10%। पूरे पूरे साल है, पहला साल दूसरा साल, और यहां आधा साल है, आधा। तो पूरे साल में अगर 10% रेट है तो आधे साल में कितना होगा? 5% होगा। आप बोलोगे हाँ, 2000 का 10% 200, 200 ये आएगा 100। ठीक है, अब 200 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 20। और 200, 200, 400, 420 का 5% निकालो, 420 का 5% निकालोगे तो आएगा 21। 200, 400, 500, 520, 541 आंसर आ गया। 541। ये आपने सारी की सारी चीजें पढ़ी होंगी, बिल्कुल बकवास सी चीजें हैं। जिसने नहीं पढ़ी, द प्रकाश मुदगल चैनल पे जाइए और मेरे भाई फॉलो कर लीजिए 55 डेज सीरीज, आग लगा दोगे बाकी। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी है तो मेरे को बता देना। 13वां हो गया। 14वां क्वेश्चन ये क्या है यार? ये वाला क्वेश्चन तो खुद कर सकते हो आप, मैं अच्छा सा देख लेता हूं, इतने आप करो, खुद से ट्राई करो एक बारी। कोई क्वेश्चन बच तो नहीं गया? एक ये बच गया, ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। आइए, वैल्यू क्या होगी मेरे भाई इसकी? मुंह जुबानी करने का प्रयास करते हैं, चलो देखते हैं मेरे दोस्तों क्या होगा। यहां से करते हैं, यहां से 7 बटे में आएगा 12। 7 बटे, मैं लिखूंगा नहीं मेरे भाई, इतना अपनी आदत नहीं है इतनी लिखने की मेरे दोस्त। ये बन रहा है 3.5। 35 को 10 से भाग दोगे तो बनेगा 3.5, माइनस ये बनेगा 7 बटे में 12। 7 बटे में 12 गुणा में 6 बटे में 5, सोल्व करोगे तो मेरे भाई बन रहा है 7 बटे में 10। 7 बटे में 10 को लिख सकते हो 0.7, 0.7। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, माइनस का साइन है, ठीक है मेरे, प्लस में। अब इसको सोल्व करो, 1/5 है मेरे भाई, ये ऊपर चले जाएगा 25, यानी कि यहां से बनेगा 5, 5 बनेगा 5। ठीक है, और ये क्या बनेगा? 3 से काटोगे 3 पे चले जाएगा, 2 से काटोगे 7 से 5 पे। 21/5 में से आपको 21/5 में से आपको 5 माइनस करना है। यही है क्या? 7 या 21/5 में से मेरे दोस्तों आपको क्या माइनस करना है? 1/5 है, डिवाइडेड बाय 1/25, तो 5। नेगेटिव में आ रहा है क्या? ये भी नेगेटिव में कितना आएगा? 21/5 को सोल्व कर लेते हैं, 5 चौके 20, 4.2। 4.2 में से 5 जाएंगे तो बचेगा मेरे भाई माइनस का बचेगा कितना? 4.2 में से 5 को उड़ा दोगे तो मेरे दोस्तों बचेगा आपके पास माइनस का 0.8। ये बनेगा 3.5 में से आपको 7 और 8 15, यानी 1.5 उड़ाना, यानी 2 आंसर आ गया। 2। ये चीज तो आप खुद भी कर सकते हो, इतनी बड़ी वाली बात नहीं है। हटाओ इसे। एक क्वेश्चन रह गया, कौन सा है मेरे भाई? हटा सावन की घटा, निकालिए मेरे भाई उत्तर। 1000 मीटर की रेस में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हरा दिया, श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हरा दिया। तो बताओ कितने मीटर से सलोनी सोनम को सेम रेस में हराएगी? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। 1000 मीटर की रेस हुई है, सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हरा दिया। अगर सलोनी, मेरे भाई बात को सुनना ध्यान से, सलोनी मेरे दोस्तों 1000 मीटर भागती है, 1000 मीटर, ठीक है, लिख देता हूं आप लोगों के आगे पूरा, है ना। सलोनी है मेरे भाई, और ये कौन है? श्वेता। श्वेता अगर सलोनी 1000 मीटर भागेगी तो श्वेता केवल और केवल 900 मीटर भागेगी, 900 मीटर, ठीक है। जबकि श्वेता ने मेरे दोस्तों सोनम को मेरे दोस्तों कितने से हरा दिया? 150 से। यानी श्वेता अगर पूरी 1000 मीटर भागेगी तो सोनम केवल 850 मीटर भागेगी, 850।
तो बताओ सलोनी सोनम को कितने से हराएगी? सलोनी सोनम को कितने से हराएगी? सलोनी और सोनम पे कमांड करनी है, तो श्वेता का कोई लेना देना नहीं है। मेरे भाई रेशो बना लो, 0 से 0 कट गई, ये तो नहीं कटेगी, ये कटो। 2 0 से 2 0 कट गई मेरे भाई, 1 0 से 1 0, 20 रेशो 17 आ गया यहाँ पे। अब इनकी गुणा करा लो, 20 दही कितना आएगा? 200, और 17 नीमा कितना आएगा? 153। यानी अगर सलोनी मेरे भाई 200 मीटर भागती है तो केवल और केवल सोनम मेरे भाई कितना भागती है? 153। तो 200 मीटर की रेस में, 200 मीटर की रेस में सलोनी ने इसको 47 से हरा दिया, 47 से। तो बताइए मेरे दोस्तों 1000 मीटर की रेस में कितने से हरा देगी? 5 गुना करना है, और इसका 5 गुना होता है 235। 47 पंजे 235। कैसा लगा आप लोगों को पढ़ के? मजा आया मेरे भाई? ये 15 क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों को आई होप मजे के साथ सब कुछ आया होगा। नमस्ते मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है दिल्ली पुलिस के इस थर्ड मूक में। आइए हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के अपने अगले 25 क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से बेस्ट अप्रोच के साथ। आओ देखो जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन क्या है आपका? ये है आपका मेरे भाई ऑर्डर एंड सीक्वेंस का क्वेश्चन। यहां पर आपसे बोला गया है 7 छात्र हैं। कौन कौन है? एनी, बिली, कैरी, दिशा, ईसा, फैजल और गायत्री। और इनको अरेंज करना है कैसे? अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं इन्होंने, तो इनका कंपैरिजन करना है अंकों के अकॉर्डिंग। तो आप 7 स्लॉट बना लो। 7 व्यक्ति हैं, 7 स्लॉट बना लिए आपने। अरेंज करते जाओ। दिशा ने फैजल से अधिक अंक प्राप्त किए। दिशा के जो अंक है ना वो फैजल से ज्यादा है। जिसने द्वितीय स्थान पर सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, यानी सेकंड हाईएस्ट, जिसने सेकंड हाईएस्ट अंक प्राप्त किए, जिसने किसने? जिसने का मतलब है यहां पर फैजल ने। फैजल ने सेकंड हाईएस्ट अंक प्राप्त किए, तो दिशा टॉपर बन गई क्योंकि दिशा के इससे ज्यादा थे। यस सर। आगे आपसे बोला गया है मेरे भाई कैरी और फैजल के बीच 3 छात्रों ने अंक प्राप्त किए, तो फैजल से 1 2 3 छोड़कर यहां पर कौन आ गया भैया? कैरी। आगे बोला है आपसे गायत्री ने कैरी से कम अंक प्राप्त किए, तो गायत्री यहां आ गई सबसे कम पर। और आपसे पूछा क्या है? सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? तो वो गायत्री ही है। उम्मीद करता हूं बहुत प्यार से ये क्वेश्चन आपने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे भाई आ चुका है। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। बहुत धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही है, तो डिफरेंस लो आप। ये कितने का है? 4 का। ये कितने का है मेरे भाई? यहां से 8 का। ये कितने का डिफरेंस है? 12 का। ये कितने का डिफरेंस है? 16 का। कितना सिंपल है यार, 4 4 बढ़ता जा रहा है डिफरेंस। तो अगला डिफरेंस 20 का होगा, यानी यहां पर 123 आएगा नंबर। कितना हो गया? 123। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये वाला देखिए। ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। जिस प्रकार से हुगली का संबंध कोलकाता से है, उसी प्रकार से गंगा का संबंध किससे है? तो आपको पता है ना, ये आपका जो कोलकाता है मेरे भाई, वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहां ऐसा शहर चाहिए जो गंगा नदी के किनारे बसा हो। कौन सा है? पटना। पटना कहां बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे पर। आइए इस पर, यह मिरर इमेज का क्वेश्चन है। यहां पर आपको एक मेरे भाई ये पैटर्न दिया है, जिसके राइट में मिरर लगाया है। आपको पता है जब मिरर राइट में लगा होता है तो राइट और लेफ्ट प्रोफाइल आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। यानी जो यहां पर इस पैटर्न में राइट में है वो मिरर में लेफ्ट में नजर आएगा। बहुत सही सर। तो यहां पर ए लेफ्ट में नजर आएगा इस तरह से। अच्छा, ये जो एफ है वो यहां लेफ्ट में है, तो यहां राइट में नजर आएगा एफ, लेकिन इस तरह से, क्योंकि इसका फेस राइट की तरफ है तो फेस लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। फेस नीचे क्यों आ गया? ये गलत। अब जरा इस पर आइए मेरे भाई। यहां पर राइट की ओर से दूसरा था 7, तो यहां लेफ्ट की ओर से दूसरा 7 होगा। यस सर, बिल्कुल सही है। 7 का फेस नीचे कैसे आ गया? ये गलत है। अब यहां पर देखो भैया, ये जो बी है इस पे ही तो डिफरेंस नजर आ रहा है इन दोनों में, नहीं 4 पे। तो देखो 4 की मिरर इमेज चेंज होती है, यहां 4 सेम कैसे रह गया? ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया सभी फल सब्जियां हैं, तो इसका डायग्राम बना लो। सारे के सारे फल को पकड़ो और सब्जी बना लो। ठीक है सर। आगे बोला है सभी सब्जियां बादाम हैं।
सारी की सारी सब्जी को पकड़ो और बादाम के अंदर रखो। अब आओ कंक्लूजन पर। पहला कंक्लूजन, कुछ सब्जियां फल हैं। क्या कुछ सब्जी फल हैं? बिल्कुल सर। सब्जी वाला है ये सर्कल और इसका कुछ पार्ट फल ने कवर किया है, यानी कुछ सब्जी फल हैं। आगे बोला है सभी बादाम सब्जियां हैं। क्या ये बादाम वाला सर्कल कंप्लीटली सब्जी के अंदर आ रहा है? नहीं सर। तो जब पूर्ण रूप से अंदर आ नहीं रहा तो ये सभी वाला कंक्लूजन गलत हो गया। कुछ फल बादाम है। क्या कुछ फल बादाम है? सर यहां तो सारे के सारे फल बादाम के अंदर आ रहे हैं। जब मेरा डायग्राम ऑल का रिश्ता दर्शाए तो मैं सम का कंक्लूजन निकाल सकता हूं, यानी ये भी सही है। तो पहला और तीसरा कंक्लूजन यहां पर फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। यहां पर ये आपको मेरे भाई 5 वर्ड दिए हैं, इनको आपको शब्दकोश के क्रम में यानी अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है और उनका सही क्रम बताना है। तो आपको पता है जहां तक चीजें कॉमन होती हैं वहां तक हम डिसाइड नहीं कर सकते। MAN ये सब में है तो इसे हटा दो। अब इसके बाद में आओ, ये जी से स्टार्ट हो रहा है, ये जी से स्टार्ट हो रहा है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये जी से स्टार्ट हो रहा है और ये ए से स्टार्ट हो रहा है। तो ये दोनों जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं ये स्टार्टिंग में आएंगे, ठीक है सर। लेकिन कौन पहले कौन बाद में? तो ये तो सर सब में चौथे को पहले और पांचवे को दूसरे पर ले रहा है, तो चेक ही मत करो इनमें तो। अच्छा इन तीनों में चेक करो, पहले तीसरे और दूसरे में कौन पहले कौन बाद में। तो यहां भी जी कॉमन है इन तीनों में, तो जी हट गया। ये ई वाला, ये आर वाला, ये ओ वाला, तो ये जो ई वाला है ये पहले आएगा, फिर ये ओ वाला आएगा और फिर ये आर वाला आएगा, यानी 1 2 3 ऐसे अरेंज होंगे। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये मेरे भाई यहां पर नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है। आप इसमें जरा पकड़कर देखिए इन चीजों को, यहां टाइपिंग एरर हो सकता है, ये सब में आर होगा। यहां से आर इधर गया, फिर आर इधर गया और फिर आर इधर गया, तो अगली बारी में आर इधर आना चाहिए। यहां से इस कॉर्नर में आर होगा, तो एक ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अब इन दोनों में देखिए, देखो डिवाइड को देखते हैं। यहां से ये डिवाइड यहां गया, यहां से फिर ये डिवाइड यहां गया और यहां से ये डिवाइड फिर यहां गया। अब यहां से डिवाइड इधर आना, तो ऑप्शन डी सही है, ये भी गलत हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके सामने है। आइए फटाक से देखते हैं इधर। अब इसके लिए कोड जो यूज हुआ है वो है AJYSKZ। देखो ध्यान से, यहां पर आप इसमें लॉजिक जो देख रहे हैं मेरे भाई, वो लॉजिक है इसमें क्रॉस पैटर्न। कैसे सर? बी में से 2 घटा दो आप, जेड आ जाएगा। अच्छा इधर ओ में से 3 घटा दो, 15 में से 3 घटाओगे तो यहां पर मेरे भाई ये आपका कितना आने वाला है? 3 घटाने पर बात नहीं बन रही दोस्त। के लाने के लिए 15 से 11 पे आने के लिए 4 घटाना पड़ रहा है, ठीक है सर। अच्छा यहां पर 21 में से 19 पर आने के लिए 2 घटाना पड़ रहा है, फिर यहां 4 घटेंगे, फिर यहां 2 घटेंगे और फिर यहां 4 घटेंगे, यानी -2 -4 -2 -4 -2 -4, लेकिन क्रॉस पैटर्न में। तो सेम यहां अप्लाई कर दो, -2 -4 -2 -4 -2 -4 क्रॉस पैटर्न में। एन में से 4 घटाओगे तो स्टार्टिंग में जे आएगा, फिर क्रॉस में यहां पर सब में जे आ रहा है सर। अच्छा फिर आई में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा? जी। और फिर मेरे भाई इधर डी में से 4 घटाओगे तो आएगा जेड। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब आइए आगे, यू में से 2 घटाओगे तो आएगा एस। तो ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, आम, फल और केले। कितना सिंपल है यार, आम भी फल होते हैं और केले भी फल होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये फल का सर्कल हो गया, इसके अंदर ये आम और ये मेरे भाई केले। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये है काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया इस दी गई आकृति में कितने रेक्टेंगल हैं। तो सबसे पहले आप इतनी आकृति को बाहर कर लीजिए, इधर से ये वाली आकृति, यहां से लेकर यहां। आपको पता है इस आकृति में कैसे रेक्टेंगल गिने जाते हैं।
तो नंबरिंग कर दो इनकी, 1 2 3 कॉलम है इसमें। अब इनको जोड़ दो तीनों को, तो यहां से 6 आयत आ गए। कितने आयत आ गए? 6। अब इसके अलावा देखो, तो इसके अलावा देखो, एक ये रहा 7, एक ये रहा 8 और एक ये रहा 9। कुल मिलाकर 9 आयत हैं। देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आप कुछ ये कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो आयत नहीं है, ये तो वर्ग है। तो सारे वर्ग आयत होते हैं। सारे वर्ग क्या होते हैं? आयत। तो जब भी आयत काउंट करने की बात आती है तो वहां पर वर्ग भी गिने जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन है फिगर कंप्लीशन का। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी आकृति उठा के रखें कि ये कंप्लीट हो जाए। कितना सिंपल है यार। यहां से आपको पहले तो ये कंप्लीट करना है। इस कॉर्नर में ऐसे ब्लैक होना चाहिए, जो कि यहां पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में आपको भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट पर आते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन किसका है? डायरेक्शन का क्वेश्चन है। बहुत प्यार से इसको खत्म करेंगे अभी। आइए देखते हैं। देखो वैसे तो बेसिक से आप डायग्राम बनाकर कर सकते हो इजीली, बाकी हम इसको NESW से भी खत्म कर देंगे। मैं आपको दोनों तरह से बता देता हूं। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। मान लो बिंदु ए ये है, वह 6 किलोमीटर ईस्ट में गया, पूर्व में 6 इधर गया। ठीक है, फिर राइट मुड़ा और 2 चला। अब यहां से राइट मुड़ेगा तो नीचे की ओर 2 जाएगा। फिर से राइट मुड़ा और 3 चला। अब यहां से राइट मुड़ेगा तो इधर जाएगा 3। ठीक है सर। फिर वह एक बार और राइट मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। अब यहां से राइट मुड़ेगा तो इधर 9 किलोमीटर चल गया, यानी 2 तो ये चला और 7 और ऊपर निकल गया यहां से। ठीक है सर, यहां पहुंच गया। वह पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला। अब यहां से पूर्व की ओर 4 गया, तो आप समझिए ये 3 था इसके बराबर में यहां पर। अब एक और निकल गया होगा यहां से, अब यहां पहुंच गया। ठीक है सर, आगे बोला है और 7 किलोमीटर चलता है। कहां? राइट मुड़कर, दाएं मुड़ा और 7 चला। तो अब यहां से दाएं मुड़कर 7 चलेगा तो यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि ये 7 तो ये भी 7। यस सर, ठीक इसके बराबर में आ चुका है यहां पर। अब आगे आ जाइए, आगे क्या बोला है? और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चला। कहां? बाएं मुड़कर, लेफ्ट मुड़कर। अब यहां से लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर चलेगा और 3 चलकर बिंदु बी पर पहुंच गया। आपसे पूछा है ए और बी के बीच की दूरी बताओ, यानी यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी। तो आपको पता है, देखो यहां से यहां तक तो ये 6 था। यस सर। फिर ये बीच में जो गैप आया वो इसके बराबर आया, ये 1, तो ये गैप भी 1, और फिर ये 3, तो 6 और 3 9 और 1 10 आ गया। गेम ओवर। सर इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली आप लोग NESW मेथड से कर सकते थे, बिना कोई डायग्राम बनाए। आप क्या करो, चारों डायरेक्शन लिख लो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, NESW। जहां चलाए वहां चलते चले जाओ। बस राइट मुड़े तो आगे बढ़कर चलो, लेफ्ट मुड़े तो पीछे हटकर चलो। वो पूर्व में चला 6, यानी ईस्ट में 6 चलाओ। सबसे पहले ईस्ट में 6 चला, उसके बाद में फिर राइट मुड़ा और 2 चला, यानी आगे बढ़कर 2 चलाओ। फिर पुनः राइट मुड़कर 3, यानी और आगे बढ़कर 3 चलाओ। फिर वह एक बार राइट मुड़ा और 9 चला, यानी एक और बार आगे बढ़ाओ और 9 चलाओ। फिर वह पूर्व में 4 चला, यानी पूर्व में 4 चलाओ। फिर राइट मुड़ा और 7 चला, यानी और आगे बढ़कर 7 चलाओ। और अंत में लेफ्ट मुड़ा और 3 चला, यानी पीछे हटकर 3 चलाओ। अब अपोजिट को घटाते ही आंसर आ जाएगा। अपोजिट क्या होते हैं? नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये 9 से 9 खत्म। यहां घटाओगे जरा देखना, 13 में से 3 घटाओगे तो 10 आ गया। 10 किलोमीटर ही दूरी है, बात बन गई। अच्छा, अगर आपको ये मेथड प्यारा लगा लेकिन समझ में नहीं आया, तो आप ऐसा करिएगा कि YouTube पर सर्च करो डायरेक्शन बाय भारत सर। 5 घंटे की लगभग क्लास आपके सामने आएगी। वहां मैंने डायरेक्शन को बेहतरीन तरीके से एक शूट वीडियो में कंप्लीट, एक वीडियो डाल रखी है 5 घंटे की, उसमें कंप्लीट करा रखा है बेस्ट मेथड से। आइए तो वहां से कवर आप कर सकते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन पर आते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इस इक्वेशन में अल्फाबेट्स की जगह नंबर रख दो। जैसे P की जगह 12, Q की जगह 8, R की जगह 33 और S की जगह पर 11। बस सॉल्व करो। 11 से पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, तो 11 से ये 3 बार कट गया। 12 का 8 में गुणा करेंगे, 96 आ गया। 96 प्लस 3 करोगे, 99 आ गया। यानी आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक शब्द का दूसरा अर्थ भाव व्युत्क्रम किया जाए। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? दूसरा अर्धभाग व्युत्क्रम यानी पलट दिया जाए। तो इसमें देखो टोटल अल्फाबेट कितने हैं? 10। तो दूसरा अर्धभाग का मतलब है ये वाला पार्ट पलट दिया जाए, यानी उल्टा लिख दिया जाए। ये यहां पर HSILP। ठीक है सर। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाएं चौथा होगा? तो बाएं छोर से तीसरा अक्षर निकालो पहले। बाएं यानी इधर से पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर ये हो गया। इसके दाएं चौथा अक्षर जानना है, तो इसके दाएं चौथा अक्षर यानी 1 2 3, चौथा अक्षर इसके दाएं क्या हो गया? S। यानी लेफ्ट से तीसरे अक्षर के राइट चौथा अक्षर ये आ गया S। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ये पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन है। देखो, पहले पेपर को इधर से फोल्ड किया, फिर इधर से फोल्ड किया, फिर बीच में से फोल्ड किया, फिर कट कर दिया। आपको पता है ये जो फोल्ड है ना, ये मिरर इमेज का काम करते हैं। जब ये खुलेगा ना ऊपर की ओर, तो इसका मिरर इमेज बनाकर आपको दिखाएगा इस तरह से, इस तरह से। यहां नीचे ये ब्लैक है, यहां ये ऊपर ब्लैक हो जाएगा इस कॉर्नर में। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गया। यहां भी नीचे ब्लैक, यहां भी नीचे ब्लैक, कहानी खत्म। यहां भी नीचे ब्लैक, यहां भी नीचे ब्लैक, ये भी कहानी खत्म। ठीक है, बचे ये दोनों। अब जरा ध्यान से देखो, जब आप इसको इधर खोलोगे ना, इधर, तो भी ये इसकी मिरर इमेज बनाएगा। यानी ये लेफ्ट में ब्लैक है तो इधर, राइट में ब्लैक है तो इधर ये लेफ्ट में ब्लैक हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर ये राइट में ब्लैक है तो इधर लेफ्ट में ब्लैक हो जाएगा। आपको पता है ना, जब मिरर को ऐसे क्षैतिज रखते हैं तो टॉप और बॉटम बदलते हैं, ऐसे लंबवत रखते हैं तो राइट और लेफ्ट बदलते हैं। तो यहां राइट और लेफ्ट बदले इस तरह से। तो यानी ये भी गलत। फिर तो ये राइट आंसर है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इसमें आपको स्क्वायर बताने, कितने स्क्वायर है। बड़ा सिंपल है, बस काउंट करो। तो देखो, एक तो ये हो गया 1, दूसरा ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4 और एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6 और एक ये हो गया 7, एक ये हुआ 8 और एक ये 9 और एक ये 10 और एक ये कंप्लीट बड़ा वाला 11। कुछ नहीं करना था, बस गिनने थे। तो इसमें 11 स्क्वायर मेरे भाई आपको देखने को मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या आंसर रहना चाहिए, आपसे ये पूछा है। एक चीज आप समझ के चलिएगा, यहां पर मेरे भाई ये देखो कितना गुना हो रहा है इसका। तो आप बोलेंगे ये सर 6 गुना हो गया। 45 छिक्के 270, 6 गुना हो गया। ये 3 गुना हो रहा है मेरे भाई। यहां पर कितना गुना? 3 गुना। 27 तिया 81। तो यहां पर 9 गुना हुआ होगा। तो यहां नंबर क्या चाहिए? 50। 50 का 9 गुना। देखो पहले 9 गुना इधर से, फिर 6 गुना, फिर 3 गुना। तो यहां आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। क्या करना होता है इसमें? सबसे पहले काउंट करो टोटल अल्फाबेट कितने, और फिर ब्रेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हैं, तो 4 4 में ब्रेक कर लो इसको इस तरह से। 4 4 में ब्रेक कर लिया आपने। अब आ जाइए जी, समझने की कोशिश करते हैं इसमें। अब इसमें लॉजिक क्या है? के से आई आ रहा है यहां पर, तो ये पहला लेटर घटता हुआ नजर आ रहा है मुझे। जी हाँ सर। कितना घट गया? 11 से 9, 2 घट गया। फिर 9 से 2 घटाओगे तो यहां पर जी आएगा, और जी से 2 घटकर ई आ रहा है। तो ये जो दूसरा मिसिंग लेटर था वो जी होना चाहिए। तो इसमें दूसरा जी नहीं है, इसमें दूसरा जी नहीं है, इसमें दूसरा जी नहीं है, इसमें दूसरा जी है। बस बात बन गई। क्यों भागदौड़ करनी है भाई साहब इतनी ज्यादा? हम तो ये समझना चाह रहे हैं भागदौड़ करनी क्यों है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, डबल डेट वाला क्वेश्चन है। यानी एक डेट पर डे बता दिया गया है, दूसरी डेट पर डे पूछा है। आओ करते हैं इसको, कंपैरिजन मेथड से करते हैं। 6 मई 2005 को क्या है? फ्राइडे। और आपसे पूछा कब है मेरे भाई? 25 सितंबर 2018 को क्या होगा। आइए कंपैरिजन करते हैं। देखो, डेट का डेट से, मंथ का मंथ से, ईयर का ईयर से। डेट कितनी बढ़ गई? आप बोलेंगे सर 19 दिन बढ़ गए, लेकिन आपको पता है कैलेंडर में कहानी ऑड डे में चलती है,
19 दिन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस ये देखो ऑड डे कितने बढ़ गए। तो 19 दिन बढ़ने का मतलब है कितने ऑड डे बढ़ गए, 5 ऑड डे बढ़ गए। अच्छा, अब मंथ की वजह से क्या फर्क पड़ा, तो मंथ के कोड लगा दो। तो मई का कोड होता है मेरे भाई 2 और सितंबर का कोड होता है 6। तो कोड की वजह से 2 से 6 हो गया, यानी 4 और बढ़ गए दिन। अब आ जाओ यहां पर ईयर की वजह से, देखो 2005 से 2018 पर चले गए आप, 13 साल आगे चले गए तो 13 ऑड डे बढ़ा दो। अब इन जो 13 सालों में आप आगे गए उनमें लीप ईयर कितने आए, तो इसमें लीप ईयर आए मेरे भाई आपके पास में 3। कौन कौन से, एक 8, एक 12, एक 16। तो 3 लीप ईयर के और बढ़ा दो। कुल मिलाकर कितना बढ़ गया, 5 और 4 9, 9 और 13 कुल मिलाकर 25 बढ़ गया। और आपको पता है 25 बढ़ने का मतलब फाइनली कितने ऑड डे बढ़ाना होता है, 4 ऑड डे बढ़ गए, यानी फ्राइडे से आप 4 बढ़ा दो बस। तो ये आ जाएगा आपके पास में ट्यूसडे। ट्यूसडे आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखो अगर किसी भी मेथड में आपको कोई दिक्कत फील होती है, अच्छा लगता है लेकिन दिल खुश होता है लेकिन पूर्ण रूप से समझ नहीं आता, तो उस चैप्टर का नाम डालो, बाई भारत सर सर्च कर लो, जैसे कैलेंडर बाई भारत सर, वहां पर पूरा चैप्टर मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। अक्सर मैंने सारे चैप्टर यूट्यूब पर पढ़ाए हुए हैं। अब आइए जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, फटाक से आप समझिएगा। देखो राइट में मिरर लगा हुआ है तो राइट और लेफ्ट एक्सचेंज होंगे, इतना सबको पता है। तो ये जो राइट में है वो लेफ्ट में आएगा और इस तरह से आएगा। ये नीचे फेस क्यों हो गया, गलत, यहां तो आ ही नहीं रहा, ये भी गलत। अब ये दो बच्चे, इन दोनों में आपस में देखो कहां अंतर आ रहा है, तो देखो एल पर आ रहा है, एल को चेक करो, एल बनेगा कैसे। तो एल का फेस कहां पर है, राइट की ओर, तो यहां लेफ्ट की ओर नजर आना चाहिए नीचे, हाँ या ना। तो ये ऊपर फेस कैसे चला गया, ये भी गलत है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का मेरे भाई इसमें राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया ऐसे वाले जो नॉन वर्बल सीरीज के क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बताया, 4 आकृति दी हो और 5वीं आकृति पूछे और ऐसे भरा भरा सा लगे, अल्फाबेट भी हो, नंबर भी हो, सिंबल भी हो, तो पहली आकृति को इग्नोर करो, दूसरी से तीसरी में जो चेंज आया वही आप चौथी से 5वीं में कर दो। तो यहां देखो ये जो सी इस कॉर्नर में था वो इस लेफ्ट वाले कॉर्नर में आ गया, तो ऐसे ही यहां जो ए है वो इधर वाले कॉर्नर में आएगा। तो देखो इस ऑप्शन में ए नहीं आ रहा है, यहां पर इसमें भी ए नहीं आ रहा है, यहां भी ए नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी है जिसमें ए आ रहा है इस कॉर्नर में। बन गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ये आपसे क्या कह रहा है, एक लड़की पूर्व की ओर अभिमुख होकर खड़ी है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, एंगल वाला, रोटेशन करने वाला। यदि वह वामाव्रत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज, आप समझिएगा बिल्कुल जीरो से मैं आपको बता रहा हूं, वो ईस्ट में फेस करके यहां पर खड़ी थी, फिर एंटी क्लॉकवाइज 121 डिग्री घूम गई, एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर 90 डिग्री घूमती तो यहां पर आती, लेकिन वो घूमी है 121 डिग्री यानी 31 डिग्री और आगे बढ़ गई इधर, 90 डिग्री यहां से यहां तक, 31 डिग्री और, तो कुल मिला के यहां से 121 डिग्री घूम गई और फिर 31 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई, यानी यहां पर पहुंची थी, अब यहां से 31 डिग्री इधर घूम गई, तो ठीक नॉर्थ डायरेक्शन में आ गई ना अब फिर। तो उसका फेस कहां हो गया, आपसे ये पूछा है, नॉर्थ में सर, उत्तर में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, ये बोल रहा है ये 4 अक्षरों का उपयोग करके किसी देश का नाम बनाया जा सकता है जिसकी राजधानी नीचे दी गई है, कौन सा विकल्प सही है। अच्छा इनका नाम बनाओ पहले तो मेरे भाई, और फिर उस देश की राजधानी बताएंगे। ERUP क्या बना सकते हैं इससे, हाजी भाई इससे क्या बना सकते हो, पेरू, क्या बना सकते हो, पेरू बन गया, और पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। ऑप्शन नंबर सी, ये थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे भाई, यहां पर आपकी स्टैटिक जीके भी टेस्ट हो गई कि आपको कंट्री और उसकी कैपिटल याद है कि नहीं। आइए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरे भाई कैलेंडर का ही क्वेश्चन है, ये डेट ऑफ बर्थ वाला क्वेश्चन है जिसमें डेट ऑफ बर्थ काउंट करनी होती है, आपकी कैलकुलेट करनी होती है। क्या है, 20 दिसंबर 1995 को पैदा हुआ कौन, मौनी। 12 मई 2022 को वह कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन का हो गया। अच्छा आप ये समझो 1995 को पैदा हुआ, कब, 20 दिसंबर 1995 को। अच्छा 20
दिसंबर 2021 को उसका बर्थडे मना होगा अभी लास्ट, क्योंकि 2022 वाला बर्थडे तो अभी आया ही नहीं है। अभी 12 मई है 2022 की, आपका 20 दिसंबर आएगा 2022 का, तब अगला बर्थडे मनेगा। तो पहले यहां कैलकुलेट कर लो कि कंप्लीट कितनी सालों का हो गया। तो 1995 से 2021 तक ये 26 साल का हो चुका है। ठीक है सर, मतलब यहां पर पहुंचता 20 दिसंबर 2021 तक तो वो 26 साल का हो जाता। ठीक है, अभी कितने महीने आगे निकल गया वो इस वाली डेट से? 20 दिसंबर 2021 से कितना आगे निकल गया? मई तक पहुंच गया है। तो आप देखो, दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 20 अप्रैल तक 4 मंथ का भी हो गया, क्योंकि 20 दिसंबर से हमने 4 महीने लगाए आगे। 20 दिसंबर से आगे बढ़ा 20 जनवरी, उसके बाद में मेरे भाई 20 फरवरी, फिर 20 मार्च और 20 अप्रैल। 20 मई आई नहीं है, नहीं तो 5 का हो जाता। तो 4 महीने का हो गया। अब 20 अप्रैल से और 12 मई तक ये 22 दिन हो जाएंगे, 22 दिनों का हो गया, यानी 26 वर्ष 4 महीने और 22 दिन। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर भाई साहब हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये देखो, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भैया। इससे आपको 35 बनाना है। लॉजिक क्या है पता है? इनकी प्लेस वैल्यू का स्क्वायर करो, इसका 1, इसका 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और इन सबको जोड़ दो, आ गया 35। यानी इनकी प्लेस वैल्यू का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 18 का स्क्वायर यहां पर मेरे भाई आप लगाएंगे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहां पर हो जाएगा 324 और फिर 5 का स्क्वायर 25। इन सबको जोड़ दीजिए आप, कितना होने लग रहा है ये आपका? तो यहां पर देखिए 325 और 25 350, तो 359 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं आप सभी को मजा आया होगा, बेहतरीन तरीके से ये आपके 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। नमस्कार मेरे। नमस्ते भाई, उम्मीद करता हूं आपसे बिल्कुल ठीक होंगे। और दिल्ली पुलिस के तीसरे मॉक में आप सभी का स्वागत है। कमाल का मॉक ये होने वाला है और जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें मार्क्स। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गांधी इरविन समझौते के कारण आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों का विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से निशाना बनाया गया। यानी जो मुख्य रूप से निशाना इन सब चीजों में बनाया गया था, वो क्या इनको बनाया गया था? क्या जो फॉरेन क्लोथ से लिक्वर शॉप्स थी, प्राइमरली इनको बनाया गया था क्या? यह आंदोलन साइमन कमीशन की रिपोर्ट की असफलता के बाद शुरू हुआ। देखो पॉइंट ये है, गांधी इरविन समझौता होता है 1900, ठीक है, और जो साइमन कमीशन की असफलता रिपोर्ट आती है वो आती है 1920। तो इसको लेकर तो तभी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। 2 साल का गैप ये क्यों लेते हैं? तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही होगा। क्यों? हाँ जी, दुकानों का विरोध प्रदर्शन हुआ था, मुख्य रूप से पॉइंट यही था कि हम शराब की दुकानों को तोड़ डालें, यहां पर शराब की दुकान किसी प्रकार से ना बच पाए। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिली हैं। अगला सवाल हम यहाँ पर देखते हैं, क्या है अगला सवाल? अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म के विकास और प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म की स्टार्टिंग किसके द्वारा की जाती है? महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म स्टार्ट किया जाता है। बुद्धाज, ठीक है, जो बुद्धाज निर्वाण स्टार्ट होता है, बुद्धाज निर्वाण स्टार्ट होता है, वो महात्मा बुद्ध के द्वारा शुरू होता है। महायान बौद्ध धर्म बाद में विकसित हुआ था और इसे बोधिसत्व की अवधारणा तथा मूर्ति पूजा की परंपरा शुरू होती है। देखो 2 प्रकार के बुद्धिज्म में आपको रिलीजन थियरीज देखने को मिलती है, महायान और हीनयान। एक और है वज्रयान, यानी वो जो है वो काला जादू वगैरह के संबंध में आती है, तो उसकी इतनी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही होती है। लेकिन पॉइंट अगर मैं यहां पर बात करता हूं, यहां पर अगर मैं देखता हूं, तो महायान बौद्ध धर्म के बाद में विकसित हुआ था। इसमें बोधिसत्व की अवधारणा, मूर्ति पूजा की परंपरा, ये सब चीजें यहां पर बच्चा शुरू हुई थी, राइट। लेकिन अगर मैं यही बात कर लूं, जो थेरवाद आपको देखने को मिलता है, थेरवाद हीनयान बौद्ध धर्म के रूढ़िवादी था और केवल मौखिक परंपरा पर आधारित था, बिल्कुल नहीं। जो थेरवाद के बारे में अगर मैं बात करता हूं, वो बूढ़े लोगों के लिए था, ये रूढ़िवादी नहीं था, ये बूढ़े लोगों के लिए काम करता था। तो ये डेलिबरेटली केवल उनके लिए था थेरवाद, जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है। और ये नया थॉट था, न्यू विचार था, रूढ़िवादी नहीं था, बूढ़े लोगों के लिए था, न्यू थॉट था, तो ये गलत होगा। अशोक ने मिशनरी प्रयासों से बौद्ध धर्म को भारत के बाहर श्रीलंका भेजा। हाँ, इसका जो बेटा है राज करके आपका नाम देखने को मिलता है आपको, महेंद्र,
ठीक है, संघमित्रा इसकी बेटी, महेंद्र इसका लड़का, उन दोनों को श्रीलंका भेजा था अशोक ने। दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत। आगे हम बात करते हैं तीसरे नंबर के सवाल पर। जल अम्लीय जल घोल में H+ आयन मुक्त करते हैं तथा उनका pH 7 से कम होता है। एसिडिक जितने भी हैं, जो एसिडिक नेचर में आपको देखने को मिलते हैं, उसके अंदर H+ आयन जो है रिलीज हो रहे होते हैं, H+ आयन रिलीज हो रहे होते हैं और वो pH उनका 7 से कम होता है। जी हाँ, एसिड रिलीज करता है H+ आयन एक्वा सॉल्यूशन में और इसका pH 7 से कम होता है। ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बट वहीं अगर मैं बात करूं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, बेस, जैसे साबुन आपने खा के देखा हो, ठीक है, कड़वा होता है, बेस होता है ना साबुन, तो बिल्कुल कड़वे होते हैं। स्पर्श करने पर चिकने महसूस होते हैं। अगर आप कभी साबुन पे हाथ लगाओ, चीकना चीकना सा नहीं लगता? हाँ जी, तो याद रखना। और डाइऑक्साइड आयन इसके अंदर होते हैं। हाँ जी, OH जो होता है इसके अंदर पाया जाता है, डाइऑक्साइड, OH2। उदासीनीय अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप सदैव लवण जल बनते हैं तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब हम किसी की न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो क्या हमेशा ही हाइड्रोजन निकलती है? जरूरी नहीं है, कभी कभी नाइट्रोजन गैस भी निकलती है, ऑक्सीजन भी निकलती है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही होगा। अगला सवाल है हमारे सामने, कह रहा है कि 1991 में नई आर्थिक नीति शुरू होने के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, भारत के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी नए सिरे से स्टार्ट होती है 1991 में, ठीक है जी। तो इसमें कई उद्योगों पर अनिवार्य लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई। क्यों कर दी गई? देखो मैं आपको बताता हूँ, 1956 में पहले आपको देखने को मिलती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको देखने को मिलती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको देखने को मिलती है 1956 में। इसके अंदर कंपनी को 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया था। कंपनी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, कंपनी डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, कंपनी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में बांटा गया, कैटेगरीज में इनको बांटा गया, 3 कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। कई उद्योग ऐसे हैं जिन पर अनिवार्य लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई, कंपल्शन लाइसेंसिंग हुआ करती थी जिसको अबॉलिश किया गया है, सही है। बट बेटा यहां से क्या होता है 1956 मेरे भाई, इसमें क्या होता है, लाइसेंसिंग युग स्टार्ट हुआ था, लाइसेंसिंग युग यहीं से स्टार्ट होता है, लाइसेंसिंग युग। और लाइसेंसिंग युग को समाप्त कब किया जाता है? लाइसेंसिंग युग समाप्त कब होता है? तो जी लाइसेंसिंग युग समाप्त होता है आपका 1991 में, ये समाप्त हो गया। तो इसके बारे में हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो होती है लाइसेंसिंग युग की 1956 में हुई है, खत्म कब होती है? 1991 में। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। कई उद्योग जो केवल सरकार के लिए आरक्षित थे उनको डी रिजर्व कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे उद्योग हुआ करते थे जो सरकार के लिए आरक्षित आपके हुआ करते थे, उनको भी क्या कर दिया जाएगा? डी रिजर्व कर दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये भी सही है यार। इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन है, ये भी सही है। प्राइवेटाइजेशन की थ्योरी हमें देखने को मिलती है, तो प्राइवेटाइजेशन यहीं से हुआ था, सरकार अपनी चीजों को बेच रही है ताकि पैसा कमा पाए, ये भी स्टेटमेंट सही है। औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं पर कोटा और मूल्य नियंत्रण था, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऑब्वियस ही बात है यार, ये तो फिर हम समाजवाद वाली नीति को फॉलो कर रहे हैं, पर लेकिन हम समाजवाद से तो दूर भाग रहे थे, हम दूर भाग के प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे थे, तभी तो मिक्स हो पाए। तो पूछा ये गलत है। अब पूछा सवाल में क्या है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ओनली थर्ड ऐसा है जो करेक्ट नहीं है, शुरुआती 2 आपको करेक्ट देखने। जोरदार, आगे बढ़िए। 5वें नंबर का सवाल है वो हम देखते हैं। भारत में लाभांश वितरण कर डीडीटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डीडीटी कंपनियों के द्वारा शेयर धारकों को भुगतान करने के लिए लाभांश पर लगने वाला एक करता था। देखो ये डीडीटी क्या होता है आपका, ये आपको टैक्सेशन के तौर पर कई बार आपको देखने को मिल जा रहा होता है। क्या ये सही है? जी हाँ, वास्तविकता में डीडीटी कंपनियों द्वारा शेयर धारकों को भुगतान के लिए लाभांश पर लगने वाला एक कर था। डीडीटी एक प्रकार का टैक्स था, ठीक है, याद रखना। डिमांड ड्राफ्ट टैक्स आपको देखने को मिलता है। अच्छा, बजट 2025-26 में कंपनियों के द्वारा भुगतान के लिए डीडीटी को हटाने का प्रस्ताव किया गया था, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया, कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं। डीडीटी को लाभांश की दोहरी कराधान से बचाने के लिए, भारतीय इक्विटी बाजार को अधिक आकर्षण बनाने के लिए इसको हटाया गया था। यह स्टेटमेंट सही है, हाँ जी, इसको अधिक आकर्षित बनाने के लिए ही इसको हटाया जाएगा, यह स्टेटमेंट आपको इसमें सही देखने को मिल जाएगा। यह स्टेटमेंट सही, इसमें कोई कमी नहीं है, स्टेटमेंट सही। आगे हम बात करते हैं, वाष्पीकरण शीतलन का कारण बनता है क्योंकि कम कण गुप्त ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। इवापोरेशन कॉज कूलिंग बिकॉज पार्टिकल्स एब्जॉर्ब लेटेंट हीट। इवापोरेशन का मतलब होता है जब धूप की वजह से पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। पहले वाष्प कैसे बनता है? पहले लिक्विड फॉर्म में जाता है, यानी ये समझना स्टेज 2 होती है लिक्विड से जाके गैस में होती है,
ठीक है, याद रखना। अगर सॉलिड से गैस में हो जाए तो वो सब्लिमेशन होता है, बट ये एवापोरेशन है, इसमें चीजें लिक्विड में होके उड़ जाती हैं, वाष्प बन के उड़ जाती हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, क्या वाकई में ऐसा करने से ठंडक आती है? हाँ आती है। जल के लिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अल्कोहल की तुलना में अधिक है। हाँ, जल के वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा वो अल्कोहल की तुलना में अधिक है, इसलिए अल्कोहल जल्दी उड़ जाता है। जिसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होती है उसको टाइम लगता है। ठीक है, चलिए, तो जल की अधिक है तो उसको टाइम लगेगा, ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, उबलना संपूर्ण द्रव होता है जबकि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। बॉइलिंग जो होती है वो थ्रू आउट द लिक्विड होती है, यानी पूरा का पूरा जो लिक्विड होता है वो उसके अंदर मतलब पूरा बॉइल हो रहा होता है। जो बॉइलिंग है वो एक इस प्रकार की प्रक्रिया है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, बॉइलिंग इस प्रकार की प्रक्रिया है, लेकिन वहीं अगर मैं बात कर लूं यहां पर जो वाष्पीकरण है ये एक सरफेस की प्रक्रिया होती है, एक सरफेस प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। स्टेटमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। उपरोक्त सभी ही इसमें आंसर होंगे। जब बॉईल होती है ना कोई भी चीज, जैसे अभी मैंने चाय आपने देखी, तो चाय जैसे आप देखोगे जब चाय को आप बॉईल करते हैं तो पूरी चाय के अंदर आप खदकी मारते हो। ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर इसको पानी को जब उड़ाना होता है तो पानी सतह से ही उड़ के जाता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे जब सर्दी होती है तो कई बार जो जब खेत में पानी डालते हैं तो सुबह के टाइम, सर्दी के टाइम में उसके ऊपर एक लंबी सी लाइन सी जम जाती है, वो वाष्प होती है, लेकिन क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था तो वो हवा के वातावरण में ही जम गई। इस तरीके से आपका इवापोरेशन देखने को मिलता है। अगला सवाल देखेंगे हम 7वें नंबर का। पूछा, निम्नलिखित प्रकार के लोच का उदाहरण से मिलाइए। पूर्णतः लोचदार का जो वक्र होता है, मतलब इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि कौन सा वक्र किस चीज से मिलेगा, उसकी हम बात करते हैं। देखो, पूर्णतः लोचदार ये आपका हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होगा। पूर्णतः अलोचदार ये आपका क्या होगा, हाँ, परफेक्टली इनइलास्टिक जो होगा इसको बोलते हैं बेसिकली, चाहो तो मधुमेही रोगियों के लिए इंसुलिन। ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इसको बोलते हैं स्ट्रेट, कोई इसमें फर्क नहीं होगा। एलोचदार है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, स्ट्रेट मैप बनेगा सीधा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, किसी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। ठीक है, याद रखना। अपेक्षाकृत लोचदार है, प्रतिस्थापन वस्तुएं देखने को मिलती हैं, ये रिलेटिवली इलास्टिक होती हैं। ठीक है, सस्टेनेबल है तो रिलेटिवली इलास्टिक होती हैं। चाय के प्राइस बढ़ेंगे, कॉफी के घटेंगे, कॉफी के बढ़ेंगे, चाय के घटेंगे। एकात्मक लोचदार की हम बात करें तो अनुपातिक परिवर्तन होता है, यूनिटरी में तो प्रोपोर्शनल चेंज आता है। मैच है यार, ये खुद से मैच है, 1 2 3 4 ये सारे मैच है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाइगडा विद्रोह संखेड़ा 1858 से लेट करता है। नाइगडा विद्रोह के बारे में हम बात कर रहे हैं, कैसे आपको देखने को मिलते हैं। संखेड़ा के नायकों के रूप में नायकों ने के नायक के नेतृत्व में हथियार उठाए। ये स्टेटमेंट सही है। नायकास का जो अपराइजिंग हुआ है संखेड़ा 1858 में, इन्होंने कहने पर तो इनके पे ही हथियार उठाए थे, पहला स्टेटमेंट तो। विद्रोह छोटा दयापुर में हुआ था, हाँ छोटा दयापुर में हुआ था। उन्होंने गुरिल्ला रणनीति अपनाई थी, ये भी सही है। नेता रूपा ने 1860 में ब्रिटिश के सामने आत्मसमर्पण किया था, नहीं, रूपा ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, रूपा ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। इसमें यही पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इस स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो नेता रूपा है 1860 में उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, पूछा यही था कि सही नहीं है। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। लुशाई असम में हुआ, हैरका वेस्ट बंगाल, कोल झारखंड और रामोशी महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। पूछा यह है कि कौन सा सही नहीं है, तो वो हैरेका जो है वो आपके छोटा नागपुर में हुआ था, वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ। हैरेका छोटा नागपुर में हुआ था, ना कि वेस्ट बंगाल में। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पूछा यही था कि गलत कौन सा है, तो जो गलत होगा वही सही होगा। याद रखेंगे, जोरदार। 10वें नंबर का सवाल ये रहा आपके सामने। पूछा ये है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, 1773 में आता है। फ्रेडरिक नॉर्थ ने भारत में भेजा था, उस समय ब्रिटेन का पीएम वही हुआ करता था। इस समय ब्रिटेन का पीएम वही हुआ करता था, फ्रेडरिक नॉर्थ। क्या नाम है उसका, फ्रेडरिक नॉर्थ आपको देखने को मिलता है, फ्रेडरिक नॉर्थ आपको वही देखने को मिलता है। गुप्त समिति के कहने पर भेजा था, तो फोर्ट विलियम्स के सिविल सरकार के लिए नियम और विनियमन बना सकेगा, अपने परिषद के निर्णय को ओवरसाइट कर सकता है। युद्ध और शांति में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की निगरानी करने की शक्ति मिली। युद्ध और शांति में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण कर सकता है। इनकरेक्ट आपको बताना है कि सर मद्रास और बॉम्बे पर वह कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल कर सकता। अपने परिषद के निर्णय को ओवरराइड कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता।
ये पावर इसके अंदर डाली जाती है 1793 में। उससे पहले इसमें ये पावर नहीं थी। इस पावर में ही कहा गया था कि अगर वो चाहे तो किसी निर्णय को नहीं बदल सकता। 1793 के बाद कहा गया वो चाहता है तो किसी निर्णय को बदल सकता है। याद रखेंगे आप। अगला सवाल ये रहा 11वें नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आईएनसी की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स ने की थी। परफेक्ट है, ये जोरदार है। एनसी का पहला सत्र पुणे में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। डब्ल्यूसी बनर्जी ने करा था, वो सही है। ठीक है, तो केवल ए ही आपको सही देखने को मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, मैंने बताया बॉम्बे में हुआ था ना कि पुणे में। पुणे में होना था बट प्लेग फैल गया था, इसलिए नहीं हो पाया। ठीक है, इसलिए नहीं हो पाया, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो लीजिए अगला सवाल, 12वें नंबर का सवाल। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का औद्योगिक विकास ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या में भारत में औद्योगिक विकास की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है? जो भारत देश आजाद हुआ उस समय हमारी जो औद्योगिक रणनीतियां थी वो किस प्रकार की आपको देखने को मिलती हैं, उसके बारे में यहां पर वह पूछना चाह रहा है। आप बताएंगे वो किस प्रकार से रहे। देखो, अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद शाम का जो समय था, यानी ऑन द ईव ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस, सीमित औद्योगिक गतिविधियां थी। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नहीं थी, बहुत लिमिटेड एरिया में ही इंडस्ट्री आपको देखने को मिली है कि बहुत ही लिमिटेड एरिया के अंदर हमें इंडस्ट्री देखने को मिल रही थी। हर जगह इंडस्ट्री नहीं थी। प्लस जैसे मुख्य रूप से कलकत्ता में इंडस्ट्री थी, बॉम्बे में इंडस्ट्री थी, गुजरात में थी, वही कुछ लिमिटेड एरिया था। सभी प्रांतों में मजबूत घरेलू पंजीकृत वस्तु थी नहीं थी। शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक उद्योग थे। भाई गांव में कैसे हो जाएंगे शहरों के मुकाबले ज्यादा? पॉसिबल ही नहीं है। भारी उद्योग को संतुलित क्षेत्र वितरण था। भारी उद्योग उस समय थे ही नहीं इतने ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम उस समय आयरन नहीं बनाते थे। 13वें नंबर का सवाल। 13वें नंबर का सवाल ये रहा आपके सामने। भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर किन चरणों और वर्ष में देखी गई? ड्यूरिंग विच फेज एंड ईयर वाज द स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ? स्टेडी पॉपुलेशन का ग्रोथ है कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही चली गई, पॉपुलेशन बढ़ती ही चली गई। कहने की बात यह है 1981 को कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, बोलते ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। डिवाइडिंग ईयर रीजन क्या है? दरअसल 1911 से लेके 21 के बीच में पहली बार ऐसा हुआ कि पॉपुलेशन में डिप आया। उसके बाद से लेके आज तक कभी पॉपुलेशन में डिप नहीं आया है। तो 1921 से आगे का जो टेन्योर है, फेस दूसरा, इसको कहा जाता है स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि इसमें एक क्रम में पॉपुलेशन आगे बढ़ती चली। ठीक है, याद रखेंगे। 14वें नंबर का सवाल, 14th नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। शिवालिक पहाड़ियां हिमालय श्रृंखलाओं का सबसे बाहरी हिस्सा किन भारतीय राज्यों में फैली हुई है? जो शिवालिक हिल्स हैं, जो बहुत बाहरी पार्ट है हिमालयन रेंज का, वो भारत के किस किस राज्य में फैली हुई है उसके बारे में चर्चा कीजिए। शिवालिक कहां कहां पर फैला हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं, तब जाके मामला थोड़ा क्लियर। चलिए, जम्मू और कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक? जम्मू एंड कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक ये फैला हुआ है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक फैला हुआ। ठीक है, करेक्ट है। तो शिवालिक पहाड़ियां हिमालय श्रृंखलाओं का सबसे बाहरी हिस्सा किन भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? मतलब देखो, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल में तो नहीं होगा, बिहार में नहीं होगा, पंजाब में, सिक्किम में। सिक्किम में तो हो भी सकता है फिर भी, बट सिक्किम फिर मिडल हिमालय के पास आ जाता है, तो क्या मतलब है? ग्रेट हिमालय बोलते हैं जिसको, ग्रेट हिमालय के नीचे वाला मिडल हिमालय। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मणिपुर में नहीं हो सकता, अरुणाचल में हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इस तरीके से ही तो आपको देखने को मिलता है संपूर्णतः। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल आपको कौन सा देखने को मिलता है। लीजिए, 15वें नंबर का सवाल है, ये रहा। बताओ, झारखंड अधिकारियों ने जैगीर गांव को, जो इसके कोर क्षेत्र के अंदर पहला गांव था, पूरी तरीके से बाहर स्थानांतरित कर दिया। एक पूरे गांव को ही बाहर स्थानांतरित कर दिया। तो यह आपको देखने को मिलता है कि इसमें से झारखंड अथॉरिटीज हैव सक्सेसफुली रिलोकेटेड जागीर, द फर्स्ट विलेज इनसाइड द एंटायरली आउटसाइड ऑफ इट्स कोर। ये कहां आपको देखने को मिलता है? जो जागीर गांव है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये कहां पर है? देखो, अपने अंदर एक गांव को पाल के रख सकता है, वह पलामू है। पलामू, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है। सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क भी भारत का ये, इसका नाम पहले हैली था, अब जिम कॉर्बेट, अब रामगंगा है। ठीक है, अमनगढ़ यूपी के अंदर है, दुधवा भी यूपी के अंदर है, दोनों यूपी में। आगे बात करते, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना संसदीय प्रणाली के पृथक्करण सिद्धांत से विचलन का उजागर करती है? पार्लियामेंट के सिस्टम के डिपार्चर है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर।
सत्ता अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए, इस चीज का डिसएडवांटेज आपको क्या देखने को मिलता है वो थोड़ा सा बताइए। कार्य, अच्छा, मंत्रियों की नियुक्ति विशेषता के आधार पर होती है, ना कि राजनीतिक संबद्धता के आधार पर। लेकिन भाई साहब ठीक है, ये फैक्ट तो सही है, बट पॉइंट है क्या ये क्रिटिसिज्म है? कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, ये फैक्ट ही गलत है, आपस में मर्ज होकर काम करती हैं। मंत्रिमंडल एक साथ कार्यपालिका और विधायिका का नेतृत्व करता है, जिससे शक्तियों का संलयन होता है, ये सही है। इसमें बता रहा है कि दो अलग अलग बॉडीज एक साथ काम करती हैं, अब जाकर ही काम पूरा हो पाता है, ये भी स्टेटमेंट सही। आगे हम बात कर देंगे, ये रहा 3 नंबर का क्वेश्चन। अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ नवंबर 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से संबंधित याचिका खारिज कर दी थी। तो अश्वनी कुमार उपाध्याय का जो केस था वो किस चीज से रिलेट करेगा? अश्वनी कुमार उपाध्याय का जो केस था वो आप मुझे बताएंगे किस चीज से रिलेट था। अश्वनी कुमार का कहना है कि जब भारत का संविधान बना उसमें सामाजिक या धर्मनिरपेक्ष शब्द शुरुआती तौर पर नहीं थे, आज की डेट में प्रस्तावना में क्यों है? इनका कहना था कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था वो संविधान के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंटरटेन करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम तब कहां थे जब ये सब हो रहा था, ठीक है, ये कहा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला सवाल, मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की जमानत हाल के सुप्रीम कोर्ट के विकास के संबंध के पहल में कौन सा कथन सही आपको देखने को मिलता? पीएमएलए के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा कथन आपको पीएमएलए के बारे में सही लग रहा होता है? देखते हैं। पीएमएलए क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, उसके रिलेटेड एक्ट आपका आता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना मुकदमे के लंबी कैद जमानत देने का वैध आधार हो सकती है, भले ही धारा 45 की दोहरी शर्तें हों। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करता है कि किसी को अगर पकड़ा गया ट्रायल के लिए तो ट्रायल के बाद वह जमानत ले सकता है। अरविंद केजरीवाल के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया था कि गिरफ्तारी की वैधता में आवश्यकता और जरूरत को भी विचार में रखना चाहिए, ना कि केवल विश्वास के कारण को खड़ा रहना चाहिए। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को बेल मिली थी। अगला है, कोर्ट ने माना कि जमानत अपवाद है, जेल नियम है, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लागू रहा था। कोर्ट के द्वारा यही माना गया है, कोर्ट ने ये नहीं माना, कोर्ट ने केवल इसके अंदर माना है पहले और दूसरे स्टेटमेंट, कोर्ट ने केवल इसके अंदर माना है पहले और दूसरे स्टेटमेंट। कोर्ट कहता है कि भैया जमानत अपवाद है, जेल नियम है, जमानत अपवाद है, जेल नियम है, ये क्या बात हुई है? वास्तविकता में जेल ही नियम है, ठीक है, वास्तविकता में जमानत अपवाद नहीं है, ठीक है, ये जेल से संबंधित एक विशेष प्रावधान है केवल, जो बॉन्ड सबमिशन के बाद खुल जाता है, पैसे भरने के बाद खुल जाता है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के तहत स्थायी लोक अदालत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्थायी लोक अदालत आपको देखने को मिलती है, तो उसके बारे में आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा टर्म आपको सही देखने को? स्थायी लोक अदालत का पुरस्कार पक्षकारों का बाध्यकारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। स्थायी लोक अदालत को आपराधिक अपराधों से संबंधित विवादों पर अधिकार क्षेत्र है, ऐसा भी नहीं है। वो क्रिमिनल केसेस पर डिसीजन नहीं सुना सकता। स्थायी लोक अदालत के केवल सुलहकर्ता के रूप में कार्य कर सकता है और विवादों को निर्णय नहीं ले सकता। परफेक्ट। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा। हाँ, निर्णय कर सकता है, विवादों को सुलझाने का प्रयत्न करता है, बट यह डिसीजन भी ले लेता है। स्थायी लोक अदालत कुछ निश्चित मौद्रिक सीमा तक मामलों को संभाल सकती है, जैसे 1 करोड़। 1 करोड़ का कोई मैटर है तो वो लीगल सर्विसेज में जा सकता है, इससे ज्यादा का है उसके लिए अलग से कमेटी वगैरह गठन करना पड़ता है। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए अगले सवाल आपके सामने, महा आसान सवाल होगा। बताओ, संविधान के 352 में मंत्रिमंडल शब्द को स्पष्ट रूप से संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, यह कब जोड़ा गया है इसके बारे में बताइए, बिना परेशानी के आप बताएं। देखिए, जो टर्म है ना मंत्रिमंडल, जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, शुरुआती तौर पर ये जो टर्म था ये नहीं था, शुरुआती तौर पर ये जो टर्म था ये नहीं था, ठीक है, याद रखना कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही इसको यहाँ पर लागू किया गया। 44 CA 1987 के द्वारा ही इसको लागू किया गया है, 1978 के द्वारा ही इसको लागू किया गया। और यही चीज हमें बताती है किसके बारे में? मंत्रिमंडल शब्द के बारे में। वैसे तो आपको लगेगा कि आर्टिकल 74 और 75 में भी ये है, पर ये नहीं है। इसके स्थान पर लिखा हुआ है मंत्रियों का एक समूह, ये केवल यही है 352 में ओनली, यहीं पर है। आगे हम बात करते हैं 22वें नंबर का सवाल।
86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा विशेष रूप से बच्चों के लिए कौन से मौलिक अधिकार शुरू किया गया था? 2002, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं, आप समझ चुके होंगे कि 2002 के अंदर स्टार्ट किया गया है। किस चीज को स्टार्ट किया गया है? सर ये 2002 में दिल्ली पुलिस की तैयारी को स्टार्ट किया गया। 86वें संविधान संशोधन में आप सोच रहे हैं कि आपको क्या याद रह जाए, ये सोच रहे हैं? देखो सोचिएगा, राइट टू वोट आर्टिकल 326 में है, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड आर्टिकल 21 में है, 21(4). तो बचा क्या? नहीं बचा है जी। और मैं आपको यह बताता हूं कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए आपको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 देखना पड़ेगा। दैट इज वेरी नेसेसरी। आगे बढ़ो, 22वें नंबर का सवाल। भारतीय कर व्यवस्था में न्यूनतम वैकल्पिक कर, ठीक है, न्यूनतम वैकल्पिक कर अगर हम देखते हैं, न्यूनतम वैकल्पिक कर अगर हम देख रहे हैं और उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें मैं बता सकता हूं मैट की गणना बही लाभ पर 15% पर, लेजर पे नहीं होती, ठीक है। नहीं लेजर पे तो हो जाती है ना, हाँ लेजर पे हो जाता है, ठीक है, बात को समझ, लेजर पे हो जाता है, पर जहां तक मुझे याद है होता तो नहीं है यार लेबर पे, क्योंकि लेबर तो वेरिएबल होता है। देखो अगर मैं बताऊं भारतीय कर व्यवस्था में न्यूनतम वैकल्पिक कर किसको देने होते हैं, लेबर नहीं देखता। मैट कर चोरी करने का रोकने से प्रयास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है, और मैट की गणना बही आधार पर होती है, तो 15% वहां से मिल जाता है, 15% गवर्नमेंट दे। कुल मिला के आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि करेक्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, केवल ही सही है, ओनली थिंग, क्योंकि उसके अंदर कॉर्पोरेट की जो रेट है वो रेट फिक्स नहीं है, 15% नहीं है। मैंने अपना हिसाब लगा के देखा, वो 15% नहीं है, और इस वजह से आपको 15% नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए 23वें नंबर का सवाल। 1991 में नई आर्थिक सुधारों को अपनाने के बाद भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी गांधी जी के बाद गांधी जी का कौन सा कोट है जो आपको पसंद नहीं है? गांधी जी, क्या वो हुआ कि गांधी जी ही आपको पसंद आने हो गए? बंद, फटाफट बताइए, चलो फटाफट बताओ। देखो 1991 के अंदर क्या हुआ था, कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश ने भारी वृद्धि और इसके भारत की जीडीपी में हिस्सेदारी को बढ़ा दिया था। एग्रीकल्चर जो है उसका जो राइज होता है वो हुआ ही आफ्टर हरित क्रांति है। हरित क्रांति 2 चरणों में हुई थी, पहली होती है 66 से 69, लेकिन जब दूसरी होती है उसके अंदर चीजें बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है, याद रखना। अब जैसे ये नोट हो जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे, है जी, अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग सुविधाएं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, किसके द्वारा यह किया जाता है? इसके बारे में फटाफट याद रखेंगे। 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है कि भारतीय को आधार इनेबल्ड पेमेंट लेके आना और यूपीआई लाइट को बनाना। ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं कि ये स्टेटमेंट बेहतरीन आपके देखने को मिल रहा है। आगे बढ़े, 25। 1991 के सुधार काल के बाद कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही था? अप्रैल 2001 में भारत में कृषि उत्पादकों के आयात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। 1991 के बाद भारत में कृषि उत्पादकों पर आयात शुल्क में वृद्धि हुई? कोई वृद्धि नहीं हुई, इवन इन्होंने लिबरलाइज और कर दिया है, लिबरलाइज और कर दिया है। अब 1991 के बाद निर्यात उन्मूलक नीति के कारण घरेलू बाजार के लिए उत्पीड़न निर्यात बाजार के लिए उत्पादन की ओर बदलाव लाते हुए, जिसमें खाद्य की अनाज की कमी ना हो, नकदी पर ठीक खर्च हो जाए। तो याद रखना ये भी स्टेटमेंट सही है, आयात निर्यात कम हुआ था। करेक्ट आंसर होगा 1 और 3, करेक्ट आंसर होगा 1 और 3। करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? 1 और 3 करेक्ट आंसर होगा। बताइए, भारत का प्रमुख नागरिक सम्मानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। भारत का पहला रत्न साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। सीवी रमन जी को दिया गया था, विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था, ऑस्कर के अंतर्गत, ठीक है, याद रखेंगे आप, जोरदार अगर आप याद रखेंगे तो, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और उच्च सम्मान है क्या मेरे पास? मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट, भारत रत्न के लिए फ्रांसिस
केवल यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को सजा दी जा सकती है, दी जा सकती है। जी हाँ, पहला और दूसरा स्टेटमेंट, पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही ज्यादा सही है। ठीक है, याद रखेंगे आप, बिना परेशानी के आप इसमें याद रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं जैसे इसको करा रहा हूं तो ये ऐसे काम चला होगा, बिल्कुल नहीं। जिस लहजे के साथ मैं कर रहा हूँ वो कमाल का है। ठीक है, सुबह का टाइम हो रहा है फिलहाल में, ठीक है, इसीलिए मेरी आंख थोड़ी सी ऐसी हो रही है। सुबह के टाइम में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ कि जो डेडिकेशन मेरी है, इतनी डेडिकेशन का अगर 5% भी आपके पास आएगा तो यह आपके लिए पर्याप्त से कहीं अधिक पर्याप्त होगा। लिखो, भारत संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। कुछ विचार हैं उन पर करने। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को निषिद्ध करता है, करेक्ट। 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाता है। 31 संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के रूप में उपलब्ध आपका हो जाता है। इसके बारे में भी याद रखिएगा, इसके बारे में भी याद रखिएगा। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ये बड़ी मुश्किल से ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हुआ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, विद्युत धारा और परिपथ व्यवहार के सिद्धांतों के अंदर क्या फर्क आपको नजर आता है? ठीक है, बताओ। चलो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला, श्रेणी परिपथ में जैसे जैसे अधिक प्रतिरोधक जोड़ते जाते हैं कुल प्रतिरोध बढ़ता जाता है, प्रतिरोध बढ़ता जाता है। ठीक है, याद रखना। अब यहां पर आपको समझना होगा कि यहां करना क्या है। ठीक है, चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूं कि श्रेणी परिपथ में जैसे जैसे अधिक प्रतिरोध जोड़ रहे हैं प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है, करेक्ट है। समांतर परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध पर फुल वोल्टेज कुल लगाए गए हैं बराबर रहता है, यह है। ठीक है, यह भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन इसमें एक और स्टेटमेंट है कि भाई इसमें से सही कौन सा है, वो आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। फटाफट, सर का मैसेज है, वो कह रहे हैं कि 2 या 3। ठीक है, याद रखना। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा सी। सी करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ हम आगे बात करते हैं, ये लीजिए। ये लीजिए 29वां कथन है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड WP11 को अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम प्रदेश और लद्दाख के उत्तरी सीमावर्ती गांवों को शामिल करने के लिए शुरू कर दिया था। तो इसके बारे में आपको बताना, ये लाइन है। फिर इसमें आप बताइए कि यहां किस प्रकार से चीजों को किया जाए, यहां किस प्रकार से चीजों को किया जाए। ठीक है, फटाफट बताओ। चलिए अगर मैं बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर किस तरीके से आपको देखने को मिलता है? करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है ए फॉर एप्पल आपको देखने को मिलता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है, आर सही स्पष्टीकरण है जे का। आगे हम बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधियों और सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं? ठीक है, याद रखिएगा। अब उसमें से ही आपका तीसरे नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है कि सर जी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नष्ट कर रहा है, ये एनवायरमेंट को हानि भी पहुंचा रहा है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में वह आपसे पूछना चाहता है सर। ठीक है, लेकिन तब तक क्योंकि आप यहाँ है नहीं, ठीक है, आप यहाँ है नहीं, तब तक के लिए इनकी पार्टी मैं वैसे करा देता हूँ, वैसे पेंडिंग रख लूंगा। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है? फटाफट बताओ अगर दिक्कत है तो। चलिए आगे बढ़े।
चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे मैंने बताया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन की परत को नष्ट करने वाले पदार्थ का चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से संबंधित है, ऐसा नहीं है। काइटो प्रोटोकॉल पे सभी देश, जिसके अंदर टोक्यो देश भी शामिल है, इसने समान रूप से उत्सर्जन कटौती के ऊपर बात की थी। उत्सर्जन कटौती के ऊपर बात की थी। नहीं नहीं, ये पहला तो सही है। हाँ, जो नहीं है वो ये है। ठीक है, पेरिस समझौते देश के अपनी जलवायु की योजनाओं की स्वेच्छा से निर्धारित कार्य को राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योग्यता देगी नहीं, लेकिन काइटो प्रोटोकॉल सभी देशों में, ऑलमोस्ट 156 देशों में काइटो प्रोटोकॉल लागू है। अगला सवाल बताऊं। अगला सवाल आप लिखेंगे, भारत में प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता के बारे में आप लिख लेंगे। भारत में प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता, भारत में प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता के बारे में हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा। बात को बताऊं तो जी करेक्ट आंसर ये होगा कि उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, याद रखना है इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 32वां, भारतीय संविधान में आपातकाल प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करिए। कुछ थॉट प्रोसेस आपको यूज करना है इस चीज के ऊपर, जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजन है उनके ऊपर यूज करना है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की तुलना की सलाह पर करनी पड़ी है। ठीक है, याद रखना, तुलना की सलाह पर यह करनी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेटमेंट आपको थोड़ा अजीब लगा है, हमें भी अजीब लगा है, परंतु आप इसको याद रखेंगे। दूसरा, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति सभी कार्यकारी कर्मचारियों सहित न्यायाधीशों के वेतन को घटा सकता है। बिल्कुल घटा सकता है जी। ठीक है, बिल्कुल घटा सकता है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। ठीक है, याद रखना। लेकिन अनुच्छेद 356 वित्तीय आपातकाल, इस पे यहां क्यों आया? ये तो 360 में आता है। देखो, वित्तीय आपातकाल आता है आपका आर्टिकल 360 में। ठीक है, उससे पहले ये नहीं आता। 33वें नंबर का सवाल, अधिक सीआरआर अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करता है। हायर सीआर, ठीक है। बैंगन को आरबीआई के पास अधिक राशि आरक्षित करनी होती है जिससे ऋण देने के लिए योग्य हो जाएं। ठीक है, ठीक है, पता ही समझ में, बहुत बढ़िया। ए और आर दोनों ट्रू हैं। ठीक है, ए और आर दोनों ट्रू हैं। और सच बताऊं तो इसके अंतर्गत जो बात बताई गई है वो बहुत गहरी बात है। आप चाहें तो इसके अंदर बता सकते हैं किस प्रकार से बातें बताई जा रही हैं। ठीक है, आप इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि करेक्ट आंसर इसके अंदर क्या हो सकता है। चलिए बताता हूं। ये इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है, और टोटल ओवरऑल भी इसमें सही देखने को मिलता है। ए और आर दोनों सत्य देखने को मिलते हैं, और यहां तक ये भी पता लगता है कि इसका स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट, अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो वंशानुक्रम क्रम और जीन आंतरिक व्यक्तियों से संबंधित है। ठीक है, वंशानुगत यानी डीएनए वगैरह से जो रिलेट करते हैं उसके बारे में आपको देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। किसके ऊपर? इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। करेक्ट आंसर इसमें क्या देखने को मिल जाएगा? सर, केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, तीसरा स्टेटमेंट इसमें भी गलत है। प्रभावी लक्षण सदैव, मेंडेल का स्वतंत्रता वर्गीकरण, मेंडेल ने जो आपको देखने को मिलता है ना, मेंडेल इसने बढ़िया बनाया था। इसने इतना अच्छा बनाया था कि अगर उसको एक रूम में भी सेटअप करना पड़ता तो हो जाता, लेकिन बहुत बड़ा था। चलिए 35वें नंबर का सवाल है। इसमें किताबों को मैच करना है। मैच द फॉलोइंग आपका आ गया है, मैच द फॉलोइंग। अब इसमें कैसे करेंगे? ठीक है, चेरी आपको देखने को मिल जाएगा, यहां पे इतना काफी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि ठीक है, ये तो हो गया। वैसे विपिन चंद्रा सर ने इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस लिखी है, इंडियन पिलग्रिम भी लिखी है, ठीक है, माई स्टोरी भी लिखी है सुभाष चंद्र बोस की। शशि थरूर बहुत सही लिखता है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, व्हाइट माउंटेन टाइगर है। ठीक है, बहुत कुछ है। शशि थरूर यहां पर आपको देखने को मिलता है। शशि थरूर, इनको क्या हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा ये रहता है कि इनको हुआ क्या है। ठीक है, हुआ आखिरकार क्या हुआ क्या। देन ठीक है, ठीक है, स्टेटमेंट तो सही हो गया। हाँ जी, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। हाँ जी, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ये भी आप समझेंगे।
ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसा मैंने बता दिया यहाँ पर किसके बारे में, संबंधित कृतियों से मिलान के बारे में। बिपिन चंद्र इसको लिखते हैं, स्ट्रगल ऑफ इंडिया ये हो गया। एस राधाकृष्णन फिलॉसफी ऑफ नेशन वगैरह, इनकी कई सारी किताबें आ रही होती हैं, कई सारी किताबें इनकी आ रही होती हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे आप। कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो सही है, इंडिया स्ट्रगल इन्हीं की किताब है। शशि थरूर ने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, और धंती रॉय के द्वारा लिखी जाती है ना गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, तो अभिनय के द्वारा ही लिखी गई है अभी तक बहन। ठीक है, फटाफट बताओ, विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले फटाफट आप बताएंगे क्या आंसर इसमें होगा। ठीक है, क्या आंसर इसमें होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल 36वें नंबर का। 36वें नंबर का सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवसों और उनसे संबंधित विषयों की युग्मों पर विचार करिए। डेज के बारे में पूछा, डेज और थीम के बारे में पूछा है, तो डेज और थीम के बारे में अगर एकमात्र शास्त्र से पूछा है उसके बारे में बताइए, उसमें हमें क्या करना है, उसको क्या करना है भाई। ठीक है, चलिए ओके बाबू, ये सेम कैसे हो गया, 1324 है, 1324 1324, ठीक है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल, 37वें नंबर का सवाल है। कथक एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो मंदिरों और दरबारों दोनों में विकसित हुआ है। कथक है ऐसा जो दोनों जगह विकसित हुआ है, इस स्टेटमेंट तो सही है। इसमें भक्ति और फारसी परंपरा दोनों आपको देखने को मिलती है, ए और आर दोनों सही है, और इसके अंदर व्याख्या भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं 38वें नंबर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य के महासंरक्षक थे, हाँ राजा भी मजबूत थे, 1509 से लेकर 29 के बीच में राजा रहे हैं। तलिकोटा का युद्ध जो 1565 में हुआ था वह यहां युद्ध को खत्म करने का कारण बना। यह साम्राज्य दिल्ली के सुल्तानों से अधिक समृद्ध था या नहीं था, बिल्कुल था। इसी वजह से इसके पास सब कुछ एकदम एग्जैक्ट आ गया, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल है 39वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जीएनपी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जीएनपी आपको क्या लगता है सर, जीएनपी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जीएनपी के बारे में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखो जीएनपी का मतलब क्या होता है, जो जीडीपी होती है पूरे देश के द्वारा एक पूरी फाइनेंशियल ईयर में कमाया गया जो पैसा होता है वो आपको वहां देखने को मिलता है। अब होगा ये कि अगर मैं उसी की बात कर लूं और अगर उसी के हिसाब से मैं चीजों को चलाता हूं, उसी के हिसाब से अगर मैं चीजों को उस तरीके से चलाता हूं तो चीजें चल रही होती हैं। ठीक है, याद रखना। तो इसमें जीएनपी की बात करूं, मार्केट प्लेस में ये नेट इनकम रखता है अब्रॉड से, नेशनल इसमें नेट इनकम रखता है अब्रॉड से रखता है। एनडीपी जो होता है कैलकुलेट होता है, डेप्रिसिएशन घटा दीजिए जीडीपी से, करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित गवर्नर जनरल के प्रमुख घटनाओं से मिलाइए। कौन कौन किस किस से मिलेगा। जैसे 1857 का विद्रोह, कैनिंग अपना बढ़िया लगा हुआ है, डलहौजी हड़प नीति बढ़िया लगा हुआ है, माउंटबेटन भारत स्वतंत्रता बढ़िया लगा है, और ये बढ़िया 1 2 3 4 मैच हो रखे बढ़िया। 41 हड़प्पा वासियों ने द्विआधारी और दशमलव प्रणाली के धारों का प्रयोग किया है। इन्होंने वेट और डेसिमल सिस्टम यूज किया था, इन्होंने वेट और डेसिमल सिस्टम को यूज किया था, इन्होंने वेट को भी यूज किया, इन्होंने डेसिमल सिस्टम को भी यूज किया। तो ये भी कमाल की चीज आपको यहां देखने को मिल जाएगी कि दोनों चीजों को यूज करने की जो क्षमता थी वो इन्हीं के अंदर थी। ठीक है, वो इन्हीं के अंदर आपको देखने को मिलती है, इन्हीं के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो स्टेटमेंट तो सही है। अच्छा, ये जो भी यूज करते थे वो 16 के रेशो में होता था, 16 के रेशो में हुआ करता था। किसी भी हड़प्पा स्थल पर सिंचाई के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हाँ जी, नहीं मिले हैं, नहीं मिले तो है, धौलावीरा में मिले तो है, धौलावीरा में @धौलावीरा वहां मिले तो हैं, ये तो गलत हो गया। ठीक है, मुद्राओं पर अक्सर लिपि में पशु आकृति अंकित होती थी, पहला और दूसरा ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। आगे बढ़िए, 42वां एस्थनोफियर स्थलमंडल के नीचे स्थित है और विवर्तनिक गति की अनुमति आपको देखने को मिलती है। विवर्तनिक गति की अनुमति आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। यह स्टेटमेंट भी सही है। कोर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होता है, हाँ, क्योंकि जो कोर होता है मैग्नेटिज्म उसी में होता है, कोर में ही मैग्नेटिज्म है, वेट की वजह से, वही आपका ग्रेविटेशनल पुल कहलाता है। 42वें सवाल की बात करते हैं। कौन सा प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होता है। काफी सारे रोग आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसा कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण आपका उत्पन्न होता है, देख लेते हैं कौन कौन सा है। सर, स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ से होती है,
पेचिस प्रोटोजोआ से होता है, फिलारिस वायरस से होता है, फिलारीज इज ऑफ वायरस। 44वें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित द मैन हु न्यू फॉर इंफिनिटी, द मैन हु न्यू इंफिनिटी रॉबर्ट कैंजल की किताब है। इन पेयर्स के बारे में बात करने हैं कि पेयर्स को हम ठीक प्रकार से बता पाए, ठीक है। सच बताऊं ये करेक्ट है, द मैन हु न्यू इंफिनिटी रॉबर्ट कैनेगल की है। प्रिजन डायरी जयप्रकाश की है। प्रिजन डायरी से आपको देखने को मिल जाएगा, प्रिजन डायरी से आपको एक किताब भी देखने को मिलती है। अच्छा, क्योंकि ये यूट्यूब पे जा रहा है तो आप मुझे किताब बताना। एक किताब है जो कही जाती है द डायरीज फ्रॉम द जेल, या जेल डायरी, या बाइबल ऑफ प्रिजनर। ये किताब किसने लिखी? ठीक है, अ फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया आई के गुजराल की है। करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है, उपयुक्त सभी। चलो नेक्स्ट 45वां, अंतरराष्ट्रीय पूछा गया कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में स्थित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के संबंधित हैं, उनके बारे में बताओ। तो पूछा कि आईसीजे जो होता है ये जेनेवा के अंदर है? नहीं, आईसीजे जो है नेदरलैंड हैग के अंदर आपको देखने को मिलता है, नेदरलैंड हैग के अंदर आपको देखने को मिलता है। यूनेस्को प्रमोट करता है, ग्लोबल एजुकेशन साइंस को करता है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हेडक्वार्टर डीसी में है। करेक्ट है, 2 और 3 करेक्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। 46वें नंबर का सवाल है, इल्तुतमिश ने बाजार नियंत्रण प्रणाली, नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किया था, ठीक है, याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी करी थी। बी का 2 हो गया। आई इल्तुतमिश के अगर हम बात करें तो इसने निर्माण पूरा करा था। ए का 4 आपको देखने को मिल जाएगा, ए का 4 आपको देखने को मिल जाएगा। ए का 4 यहीं पे है, मैंने यहीं से लगा लिया। बी का 1 होगा, अलाउद्दीन खिलजी बी का 1। सी का 2 होगा, सी का 2 बचा हुआ, डी का 3 होगा। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित भूवैज्ञानिक घटनाओं को अरेंज करिए। सबसे पहले पेंजिया, देखो जब कुछ भी नहीं था तो पृथ्वी एक आग का गोला थी, उसके ऊपर 2 थी लैंड, एक अंगारा एक पेंजिया, पेंजिया और अंगारा, और एक सागर हुआ करता था जिसको हम टेथिस सागर कहा करते थे। एक सागर हुआ करता था जिसको हम कहा करते थे टेथिस सागर। तो सबसे पहले होता है आपका पेंजिया का विघटन, पहले पेंजिया टूटा, अंगारा और गोंडवाना 2 लैंड बनी, ठीक है। सबसे पहले पेंजिया टूटा, इसके बाद क्या होता है आपका अटलांटिक ओशियन जो होता है वो ओपन हो जाता है। देन इसी को टेथिस सागर कहा जाता है, इसकी ओपनिंग हो जाती है, अटलांटिक ओशन बीच में से निकल जाता है। उसके बाद जो वेस्टर्न घाट है वो बनते हैं और तब जाके हिमालय बनता है, ठीक है। 1 3 4 2, हिमालय हमारा सबसे ज्यादा लेटेस्ट पार्ट है, सबसे नया पर्वत है हिमालय। तो हिमालय घटने की जगह बढ़ रहा है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, बॉम्बे में हुआ था। नरमपंथी संवैधानिक आंदोलन और प्रार्थना याचिका विरोधी पद्धतियों में विश्वास रखते थे। हाँ भाई, विश्वास तो रखते थे। इसी प्रकार से मॉडरेशंस इनके द्वारा पसंद आया करते थे इनको। इसी प्रकार के जो मॉडरेशंस आप देख रहे हैं, ठीक है, इनको वही तो पसंद आया करते थे। इसी प्रकार के मॉडरेशन इनको पसंद आ रहे थे, ठीक है, याद रखना। चलो, कांग्रेस ने 1885 में अपनी स्थापना के समय से पूर्व स्वतंत्रता की मांग की थी। इन्होंने, कांग्रेस ने शुरुआती तौर पर स्वतंत्रता नहीं मानी, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों। और ये रहा आपका 50वां सवाल, ठीक है, ये रहा। पूछा है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से निम्नलिखित पर विचार करो। एक संघीय संविधान है जिसकी एकात्मक प्रवृत्ति भी है। इट इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर आपको दोनों ही चीजें देखने को मिल जाती हैं। करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश मॉडल से उधार ली गई शासन प्रणाली, संसदीय प्रणाली है, बिल्कुल है। बाइकैमरलिज्म भी वहीं से लिया, द्विसदन शासन भी वहीं से लिया। मूल संरचना सिद्धांत 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करने की शक्ति को सीमित करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि 2 ही प्रकार से हो सकता है, साधारण या विशेष। विशेष के अंदर भी प्रकार है, या तो विशेष या विशेष प्लस राज्य स्वीकृति दोनों। तो ये कुछ प्रावधान है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन्हीं सभी के बारे में चर्चा करनी थी जो अभी मैंने पूरी। अब आप अपना ध्यान रखिए, इस चीज को पूरा करें। नमस्कार सभी को नमस्कार। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को, और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से ना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होता है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक है ना समझ नहीं आता कि हमने कितना पढ़ लिया, कितना समझ लिया। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही है ना एग्जैक्टली समझ में आ जाता है कि हम कितने चीज़ों को समझ पाए अब तक, ठीक है। तो एक और सेशन में है ना मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ, और क्वेश्चन को है ना ऐसा नहीं करेंगे जैसे क्वेश्चन दिखाकर आपको एकदम आंसर बता के आगे बढ़ जाऊंगा। मैं थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट विद द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ निबल। हिंदी में कहा जाएगा कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के हिसाब से एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन। सबसे पहली बात ये आती है कि ये कौन सा चैप्टर है। देखो बेसिक फंडामेंटल में ना एक चैप्टर होता है मेमोरी यूनिट्स।
जिसको है ना हिंदी में मेमोरी इकाइयाँ कहकर बोला जाता है। तो एक्चुअली ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है जिसमें बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट इन सब के बारे में चर्चा होती है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी यानी कि 4। ठीक है ना, यानी कि एक निबल की बात की जा रही है तो एक निबल बराबर होता है दैट इज 4 बाइनरी बिट्स। ठीक है, 4 बाइनरी बिट्स। ठीक, और अगर मान लीजिए एक बाइट कह देता तो फिर इसका आंसर हो जाता है दैट इज 8 बाइनरी बिट्स, 8 बाइनरी बिट्स कहकर। ठीक है, बाकी अगर आपने ना मेमोरी यूनिट वाले चैप्टर की क्लास देखी है तो उसमें सारा सीक्वेंस मैं आपको बताता ही हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फेसबुक लोकेटेड। फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अब देखो लास्ट सेशन में भी है ना मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनके आंसर अगर आपको देने हैं, इस तरीके के अगर क्वेश्चंस हैं और आपको उनके आंसर देने हैं तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर है ना आप तभी दे सकते हैं जब आप थोड़ा बहुत इधर उधर की बातों को भी देखते रहें, समझते रहें, है ना। इसको कंप्यूटर का जीके भी कह सकते हो, क्योंकि देखिए अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सबके हेडक्वार्टर रट लूँ तो कितने हेडक्वार्टर याद करोगे। तो ये सब बात है ना, जैसे हम मान लीजिए कोई सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं या फिर इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर फेसबुक का जिक्र हुआ तब वहाँ पर ये बातें आ जाती है कि फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है। तो इस तरीके की बातें जब आप थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर समझ में आ जाती है। ठीक है, वहाँ से भी याद रख सकते हैं हम। तो सिंपल सही है, इसमें कुछ है नहीं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी इसके जो फाउंडर है वो नाम आपको पता होगा, मार्क जकरबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पर इमेज में इनमें से सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है। देखो सीधी सी बात है। सबसे पहली बात मैं ये भी बताऊँ चैप्टर कौन सा है। देखो इमेज को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है और कंप्यूटर स्क्रीन को लेकर पूछा गया है, तो ये सीधी सी बात है, ये है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर वाला चैप्टर। ठीक है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर के अंदर है ना जब हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं और आउटपुट डिवाइसेस में हम कंप्यूटर स्क्रीन या मॉनिटर स्क्रीन की बात करते हैं, वहीं पर इमेजेस के बारे में जिक्र होता है। ठीक है, और जब इमेज की बात आती है, स्क्रीन की बात आती है, तो एक शब्द मैं हमेशा बताता हूँ आपको दिमाग में रखना है, वो है पिक्सल। तो पिक्सल ऑप्शन में है, हाँ है। वैसे भी क्वेश्चन में जो एक लैंग्वेज लिखी हुई है उसमें एग्जैक्टली पता चल गया था हमको। पूछ रहा है ना सबसे छोटी यूनिट, तो किसी भी इमेज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, दैट इज पिक्सल। ये ध्यान रखना, पिक्सल को है ना डॉट कहकर भी बोला जाता है कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में। कंप्यूटर में इसे डॉट कहकर भी बोलते हैं। या फिर एक और इसके लिए आंसर हो सकता है कि पिक्सल क्या है, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ इमेज। ठीक है ना, दोनों ही पॉइंट आप याद रखिएगा। एक तो ऐसा भी बोल देता है स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ इमेज, हिंदी में बोला जाएगा किसी इमेज का या किसी चित्र का सबसे छोटा तत्व। और दूसरा ऑप्शन ये भी ठीक होता है, ए डॉट, या केवल डॉट कहकर भी इसे बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड बैंडविथ इज ऑल्सो यूज टू मीन, यानी कि बैंडविथ शब्द का प्रयोग डैश के लिए भी किया जाता है या किसके लिए किया जाता है, ये इस क्वेश्चन का सही मीनिंग है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर का नाम है दैट इज इंटरनेट। जब हम इंटरनेट वाले चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं तभी हमें ना ये शब्द दिखाई देता है, दैट इज बैंडविथ। एक शब्द होता है ना ब्रॉडबैंड, जब आपको मैंने इंटरनेट वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने ब्रॉडबैंड शब्द के बारे में बताया था। तो ब्रॉडबैंड शब्द को ना दो भागों में अगर तोड़ दिया जाए, ठीक है, ब्रॉड बैंड, तो इसको दो भागों में तोड़ दिया जाए तो एक शब्द तो निकल के आ जाता है ब्रॉड, ठीक है, जिसका मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, और ये जो बैंड शब्द है ना इसका मीनिंग होता है दैट इज बैंडविथ। इसको पूरा लिखा जाएगा बैंडविथ। और बैंडविथ की डेफिनेशन सिंपल सी होती है, अ रेट एट विच डेटा ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क, यानी एक दर जिससे पता चले कि नेटवर्क पर कितना डाटा स्थानांतरित किया जा रहा है, तो उसी को बैंडविथ के नाम से बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है देखते हैं। ऑप्शन ए पर लिखा है विथ ऑफ द केबल ऑफ द डेटा केबल, यानी जो डेटा केबल है हमारी उसकी लेंथ, विथ है ना, चौड़ाई कह दो लंबाई कह दो ना, ये गलत आंसर ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन बी पे लिखा है अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड,
यानी कि डाटा स्थानांतरण का जो डेटा स्थानांतरण की जो मात्रा है ना, ये लिखा हुआ है। तो बिल्कुल मिलता जुलता जैसे लग रहा है, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, बैंडविड्थ की डेफिनेशन होती है ए रेट एट विच डेटा ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क, यानी किसी नेटवर्क पर डेटा के स्थानांतरण की दर पता चल जाए आपको कि कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वही बैंडविड्थ कहलाती है। सिंपल से एग्जांपल से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर आपने मान लीजिए कोई इंटरनेट कनेक्शन वगैरह लिया और वहाँ पर ये बोल दिया जाए कि आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड है ना 100 Mbps है, 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड, तो पता चल गया ना कि आपके कनेक्शन पर कितना डेटा ट्रांसफ़र होगा, मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। तो ये बैंडविड्थ बोल दी जाती है। तो ऑप्शन बी ही सही लग रहा है, अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड। ठीक है, बाकी सी ऑप्शन पे लिखा है नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स ऑन ए पर्टिकुलर नेटवर्क, यानी किसी नेटवर्क में पर्टिकुलर कितने कंप्यूटर है, ये बैंडविड्थ की डेफिनेशन नहीं है। ऑप्शन डी पे लिखा है नन ऑफ दिस, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी, समझ आ गया सभी को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द मालवेयर ग्रुप, यानी कि चैप्टर है हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि या तो कंप्यूटर सिक्योरिटी कहकर बोल दीजिए चैप्टर को, या फिर केवल सिक्योरिटी बोल सकते हैं, या साइबर सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं, तीनों का मीनिंग सेम ही है। यही सब चीज़ें पढ़ी जाती हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द मालवेयर ग्रुप, यानी मालवेयर ग्रुप में से संबंधित नहीं है। अब मालवेयर का सिंपल सा मीनिंग होता है दैट इज मैलिशियस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये शब्द है मालवेयर। इसमें इस शब्द को भी अगर दो भागों में तोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा माल या मैल कह दो, इसका मीनिंग हो जाएगा मैलिशियस। ठीक है, और मैलिशियस का मतलब होता है बेसिकली हार्मफुल। ठीक है, और हार्मफुल को है ना हिंदी में कहा जा सकता है नुकसानदायक, नुकसानदायक। ठीक है, और यहाँ जो वेयर शब्द लिखा हुआ है इसका सिंपल सा मतलब है या तो ये कोई प्रोग्राम होगा, वेयर शब्द का मतलब है या तो कोई प्रोग्राम या फिर कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ऐसे समझेंगे इसका मीनिंग मालवेयर का कि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक हो गया है तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको मालवेयर कहकर बोला जाता है। ठीक है, तो आपने वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स इन सब के नाम सुने होंगे, इन सभी को मालवेयर ही कहा जाता है। तो यहाँ पर है ना कोई ऐसा शब्द होगा जो मालवेयर से संबंधित नहीं है। तो देखिए वायरस मालवेयर से संबंधित है, ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन कह दीजिए है, वॉर्म भी है, जावा क्लाइंट, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा गया है संबंधित नहीं है। तो जावा क्लाइंट्स है ना, ये शब्द मालवेयर से संबंधित नहीं होता। जावा क्लाइंट्स की अगर हम बात करें ना तो ये जनरली जब हम वेबसाइट वगैरह की बात करते हैं है ना, तो वहाँ जावा स्क्रिप्ट अगर कभी आपने नाम सुना हो तो उसी केस में जावा क्लाइंट्स वगैरह है ना ये शब्द आते हैं वहाँ पर। ठीक है, वेबसाइट वगैरह जब बनाते हैं तब की बात है, तो वहाँ ये शब्द आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई रिटर्न विजिटर्स टू अ वेबसाइट, वेबसाइट पर वापस आने वाले विजिटर्स को पहचानने के लिए इनमें से सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल किया जाता है। देखिए क्वेश्चन कौन सा है, वेबसाइट वगैरह से संबंधित है, यानी कि चैप्टर है हमारा इंटरनेट वाला। ठीक है, तो इंटरनेट वाले चैप्टर्स में है ना हम ये सब बातें डिस्कस करते हैं। ठीक है, वेबसाइट्स वगैरह के बारे में। तो ये कह रहा है कि वेबसाइट पर वापस आने वाले विजिटर्स को पहचानने के लिए, देखो सीधी सी बात है कि किसी भी वेबसाइट पर है ना विजिटर्स आते हैं, यानी कि मान लीजिए जिसकी वो वेबसाइट है वो ये चेक करना चाहता है कि हमारी वेबसाइट पर है ना कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग वेबसाइट को देख रहे हैं, ये सब पता चल जाता है। तो जो बार बार वेबसाइट को देखने आते हैं या वेबसाइट किसी वेबसाइट को जो लोग बार बार देख रहे होते हैं तो उनकी एकदम पहचान करने के लिए है ना ये बार बार इस हमारी वेबसाइट को देख रहा है, तो उसके लिए है ना एक उन सब की ना इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके रखी जा रही होती है, और वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके रखी जा रही होती है किसमें, कुकीज़ में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। वैसे भी है ना कुकीज़ शब्द का सिंपल सा मीनिंग होता है कि एक ऐसा, वैसे आपको ये भी बताऊं मैं आपको कि कुकीज़ क्या होता है एग्जैक्टली, कि ये है ना किसी ट्रैक है ना या किसी पाथ की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है बेसिकली। जैसे सपोज दैट कि है ना ये कुकीज़ हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर भी होता है, जब हम कोई वेबसाइट वगैरह देख रहे होते हैं तो उसके लिए हमें वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर भी कुकीज़ होता है जो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। जैसे हम है ना जितनी वेबसाइट वगैरह पे जा रहे हैं तो अगर हम बार बार उन वेबसाइट पे जा रहे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए हमारे वेब ब्राउज़र में इकट्ठी कर लेता है कुकीज़।
बट जो सर्वर कंप्यूटर्स हैं जहाँ से डेटा हमारे कंप्यूटर में आ रहा है उनके पास भी कुकीज़ हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट है, कोई सर्वर है ना, वो हमारी है ना आइडेंटिफिकेशन के लिए कुकीज़ बना रहा है। तो इस तरीके से आप कुकीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट हो इन चीज़ों को जानने का तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से आप सर्च करना टेलीग्राम एप्लीकेशन पे तो मिल जाएगा। और अगर ना मिले तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 8448832987। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो मेरा ऑफिशियल लिंक आपको पास आ जाएगा। तो वहाँ पर है ना मैंने कुकीज़ नाम की फाइल डाली हुई है जिसमें कई प्रकार की कुकीज़ हैं अलग अलग तरीके की, तो आप चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं कुकीज़ के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था ये किसी वेबसाइट या सर्वर कंप्यूटर के एंड पर पूछा जा रहा है, हमारे एंड पर नहीं। अगर हमारे एंड पर बात होती तो हमारे पास जो वेब ब्राउज़र है कंप्यूटर में उसके अंदर भी कुकीज़ होता है और उसका सिंपल सा मीन होता है कि किसी भी सर्वर तक पहुंचने के ट्रैक या पाथ की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C। सिंपल सा क्वेश्चन है और W3C ये भी है ना इंटरनेट से रिलेटेड चैप्टर ही है। आपको याद होगा कि जब है ना हम इंटरनेट को पढ़ना शुरू करते हैं तो इंटरनेट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि संस्थानों के नाम पढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट संस्थानों के नाम वरना होते तो बहुत सारे हैं जो कि है ना रेगुलेटिंग बॉडीज़ कहलाती हैं इंटरनेट को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है ना। पूरी दुनिया में जो इंटरनेट चल रहा है उसमें एक संस्था का नाम हम पढ़ते हैं W3C जिसको WWWC कहकर भी बोला जाता है और इसकी फुल फॉर्म होती है दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइस इज यूज इन द नेटवर्क लेयर। नीचे दी गई डिवाइस की लिस्ट में कौन सी डिवाइस नेटवर्क लेयर में इस्तेमाल होती है। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर का नाम है नेटवर्किंग। ये बात मैंने पहले भी आपको बोली है कि इंटरनेट अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो उसके साथ साथ नेटवर्किंग वाले चैप्टर को भी पढ़ के जाइए क्योंकि ये दोनों आपस में कोरिलेट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ी है, OSI मॉडल पढ़ा है यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल अगर आपने पढ़ा है तो आपने 7 लेयर्स के बारे में पढ़ा ही होगा, है ना। और अगर आपने 7 लेयर्स के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, लेयर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं नेटवर्क लेयर की, तो नेटवर्क लेयर पर कौन सी डिवाइस वर्क करती है, तो आंसर है राउटर, ठीक है ना। 3 वैसे तो 7 लेयर होते हैं बट 3 लेयर पर जो मेन डिवाइसेस हैं वो आपको पता है। जैसे फिजिकल लेयर की हम बात करें तो वहाँ पर मॉडेम, रिपीटर और हब ये 3 डिवाइस काम करती हैं। डेटा लिंक लेयर की बात करें तो वहाँ पर ब्रिज और स्विच काम करते हैं। और नेटवर्क लेयर की बात करें तो यहाँ पर राउटर काम करता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ एन ईमेल हाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ द रेसिपिएंट। अगर ईमेल के निम्नलिखित में से कौन से फील्ड पाने वाले की पहचान छिपाता है। अच्छा, पहचान छुपाने की बात चल रही है ना, मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए। अच्छा पहले चैप्टर देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है इंटरनेट। फिर से इंटरनेट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। ईमेल वगैरह के बारे में हम इंटरनेट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। देखो एक्चुअली क्या रहा है, क्या ये रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को ईमेल मैसेज भेज दिया, ठीक है, और ईमेल मैसेज आपने भेजा किसी को, बट यहाँ पर बीच में कोई है ऐसा जिसको भी ईमेल मैसेज गया है, ठीक है ना, बट मुख्य जिसको आप भेज रहे हैं उसको ना पता चले कि बीच में आपने किसी और को भी भेज दिया है। कुछ ऐसा मीनिंग है इसका। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ एन ईमेल हाइड द आइडेंटिटी ऑफ द रेसिपिएंट, यानी कि किसी प्राप्तकर्ता की पहचान को छुपा रहा है। अब कौन से प्राप्तकर्ता की पहचान छुपा रहा है ना, क्वेश्चन में एग्जैक्टली बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिखा गया, बट जो ऑप्शंस देखे मैंने उससे मैंने आइडिया लगा लिया कि क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। देखो सीधी सी बात है कि जब भी हम किसी को ईमेल मैसेज भेजते हैं ना तो हमारी ईमेल आईडी आती है यहाँ पर फॉर्म के अंदर। अब जिसको हमें ईमेल मैसेज भेजना होता है उसकी ईमेल आईडी को हम टू में लिख देते हैं। बट अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस ईमेल मैसेज को किसी और भी व्यक्ति को भेजें, है ना, तो आप बोलेंगे सर टू में ही आगे कॉमा लगा के लिख दो ना उसकी ईमेल आईडी। बट हम ये चाहते हैं कि जैसे टू में है ना, मान लो मैंने ईमेल आईडी यहाँ पर लिखी,
और कॉमा लगा के एक और ईमेल आईडी लिखी, तो होगा क्या कि दो अलग अलग लोगों पर सेम ही ईमेल मैसेज पहुंच जाएगा, पर दोनों को एक दूसरे के बारे में खबर नहीं होगी। बट ये खबर मैं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2 वाला व्यक्ति देख ले कि सीसी में कौन है। सीसी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर कार्बन कॉपी, यानी कार्बन कॉपी में जो मैं ईमेल आईडी डालूंगा, है ना, तो 2 वाले को, मुख्य आदमी को पता चल जाएगा कि मेरे ये जो ईमेल मैसेज है इसकी कार्बन कॉपी किसको भेजी गई है। और ऐसी कार्बन कॉपी वाला भी देख सकता है कि 2 में किसको भेजा गया है ये ईमेल मैसेज, यानी कि दोनों को एक दूसरे की खबर देने के लिए ये सीसी कार्बन कॉपी वाला कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, बट सपोज दैट कि एक आदमी और भी है, वो ये कह रहा है कि तुम 2 में और सीसी में जिसको भी ईमेल मैसेज भेजा करो मेरे पास भी भेजा करो, बट ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, मेरी आइडेंटिफिकेशन छुपी रहे। तो हम, है ना, जिसने ये ऐसा हमसे बोला है उसकी ईमेल आईडी को हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डाल देंगे। अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाला ये तो देख सकता है कि 2 में ये मेन ईमेल मैसेज किसके पास गया है और कार्बन कॉपी किसके पास भेजी गई है, बट 2 वाला और सीसी वाला, यानी कि 2 और कार्बन कॉपी वाला ब्लाइंड कार्बन कॉपी की आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसकी ईमेल आईडी को नहीं देख पाएगा। उन दोनों को नहीं पता चलता कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ये ईमेल मैसेज किसको और भेज दिया गया है। ठीक है, तो ये है इसका एग्जैक्टली मीनिंग। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बीसीसी। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द फर्स्ट थ्योरी रिलेटेड टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अच्छा, निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित पहली थ्योरी दी थी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही पता चल रहा है कि ये कौन सा चैप्टर हो गया, दैट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ठीक, तो निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित पहली थ्योरी दी थी। तो बेटा ये देखो, ये भी याद करना पड़ेगा आपको। इसका आंसर है दैट इज एलन ट्यूरिंग। ठीक है, एलन ट्यूरिंग ने ना बेसिकली एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको ट्यूरिंग मशीन के नाम से बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ट्यूरिंग मशीन करके। और इस कॉन्सेप्ट के देने के बाद है ना, इस व्यक्ति को आधुनिक कंप्यूटर का पिता भी कहा जाने लगा। यानी कि अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कौन है, यानी कि आधुनिक कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है, तो आंसर है एलन ट्यूरिंग को। वैसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, इसे मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहते हैं। 2 फादर के नाम और याद रख सकते हैं आप। फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं विंटन ग्रे सर्फ, है ना, विंटन ग्रे सर्फ या विंटन सर्फ करके भी बोल देते हैं फादर ऑफ इंटरनेट को। और एक फादर और याद रखना, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, वो थे सेमोर क्रे नाम के व्यक्ति। ठीक है, तो चलिए, आई होप सो के जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराया आप सभी लोगों को वो क्लियरली समझ में आए होंगे। और ऐसे ही मैं आगे के सेशंस लेता रहूँगा और भी क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद। अगर आपने अभी तक कोई बैच परचेज नहीं किया है तो हमारा दिल्ली पुलिस स्पेशल बैच है, और आज स्पेशली आप सबके लिए एक चीज बहुत बड़े रूप में मैं अनाउंस कर रहा हूं। देखिए, ये बैच 26 सितंबर को अनाउंस हुआ था। इसमें पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मेरी है, प्रकाश सर इसमें लाइव पढ़ा रहे हैं, बाकी सारे टीचर्स इस तरह से पढ़ाने लग रहे हैं, पूरी टीम है, कंप्लीट बैच है। चाहे आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हो, या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या ड्राइवर की तैयारी कर रहे हो, या AW TPO की तैयारी कर रहे हैं। जहां इस बैच की फीस 999 रुपए थी, अब चूंकि इसमें बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं और वो सारी की सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगी, और मैंने अपनी पूरी बैच की रिकॉर्डिंग भी डाल दी। और इसके अलावा आप बाकी जो चीजें हैं वो आगे जो लाइव क्लासेज रहेंगी उनको लाइव भी देख सकते हैं। तो इस बैच की फीस घटा के मेरे बच्चे हमने कर दी है 399 रुपए अभी, क्योंकि समय कम बचा है और आप पैसे की वजह से अपनी तैयारी में ना चूक जाएं, तो तुरंत की तुरंत जाए और कैरियर ऐप पर जाकर दिल्ली पुलिस का बैच परचेज करें। बैच में एनरोल करने के लिए आपको डाउनलोड करना है करियरविल की एप्लीकेशन। जैसे ही आप करियरविल की एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको होम पेज पे दिखेगा इस तरीके से। नीचे यहाँ पर 4 चीज होगी, होम, बैच, डाउनलोड और हेल्प। आपको क्लिक करना बैच पर। बैच पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर माई बैच जो आपने बैच परचेज कर रखे होंगे, और यहाँ पर न्यू वाले सेक्शन में आपको सभी बैच दिख जाएंगे। जैसे अभी आपको एनरोल करना है दिल्ली पुलिस वाले बैच पे, तो इस पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये सारी चीजें दिख जाती है, और यहाँ पर नीचे लिखा होगा बाय नाउ। बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो इसकी फीस दिखती है आपको 399। तो इस तरीके से आप करियरविल की एप्लीकेशन पर दिल्ली पुलिस स्पेशल में एनरोल कर सकते हैं।